हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। कैसे हो दोस्तों आप लोग? सर, हाउ आर यू ऑल डूइंग? फटाफट कमेंट में बताओ कितना सारा जोश भरा है तुम्हारे अंदर। फटाफट बताओ, क्या तुम लोग आ गए हो चैट पे? फटाफट बताओ। चलो दोस्तों, हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों। गुड नाइट सर कहते हैं नलायक। दोस्तों, हम लोग शुरू करने वाले हैं सीए फाइनल का रिवीजन मैराथन, और मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं सबसे पहला चैप्टर, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। दोस्तों, अगर आप लोग ये मैराथन के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सारे दोस्तों को बता देना कि फुल्ली अमेंडेड वीडियो जो है अब आने वाले हैं इस चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि तुम लोगों से कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। सर, ये नोट्स कहां मिलेंगे? जो पूरे अमेंडेड नोट्स है ये नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे। आप अगर इसको अभी ऑर्डर करेंगे तो सारी चीजें जो है वो नोट्स में आपको नए वाले नोट्स में मिलेगा। पर अगर आपके पास पुराना एडिशन कोई भी है तो टेंशन मत लो, जितने भी अमेंडमेंट है उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। बस इतनी मेहनत कर लेना, प्लेलिस्ट में जाके सीए फाइनल पेपर फॉर अमेंडमेंट ढूंढ लेना और आपका काम हो जाएगा। चलो दोस्तों, बिना किसी बकवास के शुरू करते, किसी दिन मेरे मुंह से निकल ही जाएगा तुमको पता है। बिना किसी बकवास के शुरू करते, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। प्रॉमिस करो कि जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होता उठ के जाओगे नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं 1 घंटे 5 मिनट में पूरा तुम्हारा रिवीजन करवा दूंगा और एक भी चीज छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है सर। अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करेंगे, थोड़ा फास्ट जरूर होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, पर ये वो स्पीड है जो आपको एग्जाम के पहले दिन लगेगी। तो अब ये मत सोचना अरे सर जल्दी जल्दी, धीरे 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 तुम पढ़ लो पहले फिर रिवीजन देख लेना, अगर तुमको धीरे 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 लग रहा है। वरना 0.75x पे भी हो सकता है, पर मजा तो तब आएगा जब ये वीडियो को तुम 1.5x पे करके देखोगे। अब सर मेरी बात सुनो, शुरू करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चैप्टर। सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चैप्टर में सबसे पहला सवाल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जरूरत क्या पड़ती है? 3 कारण होते हैं सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों चाहिए कंपनी को। पहला, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कंपनी में ह्यूज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, सारे के सारे शेयर होल्डर कंपनी चला नहीं सकते। और तीसरा, सेक्शन 149 में लिखा है, भाई ने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखने का तो रखने का, भाई ने बोला बापू दिखते हैं तो दिखते हैं। सर उसके बाद मैंने आपको बोला जो डायरेक्टर होता है वो एजेंट भी होता है और ट्रस्टी भी होता है। क्या होता है? एजेंट भी और ट्रस्टी भी। एजेंट क्यों होता है सर? सर आप बोलोगे ये सब सिलेबस कहां से आया? बेटा सिलेबस में ये आईसीआई मॉड्यूल है, उसके बाहर का कुछ भी नहीं है। सर मैंने क्या बोला? एजेंट और ट्रस्टी। एजेंट क्यों? क्योंकि एजेंट के जैसा काम करता है डायरेक्टर, जो भी काम करेगा डायरेक्टर उसके लिए कंपनी बाइंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंपनी बाइंड हो जाएगी। और दूसरा सर, ट्रस्टी क्यों? व्हाई डू यू कॉल इट अ ट्रस्टी? बिकॉज वो कंपनी के असेट्स प्रॉपर्टीज ये सारी चीजों को संभालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? जी हाँ सर समझ आ गई। अब सर सेक्शन 149 से शुरू करेंगे, यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। सब सेक्शन 1 क्या कहते हैं? कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सिर्फ कौन होगा? इंडिविजुअल, कोई आपका कॉर्पोरेट फर्म ये सब नहीं होंगे, सिर्फ इंडिविजुअल होंगे। मिनिमम 3 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर और 1 डायरेक्टर होंगे। पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट में 2 और 1% कंपनी में 1। ये मिनिमम हो गया सर। मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम आपके 15 डायरेक्टर होंगे। सर 15 से ज्यादा भी रख सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, पर आपको एसआर पास करना पड़ेगा। पर सर ये जो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर और एसआर वाला प्रोविजन है ये अप्लाई नहीं होगा गवर्नमेंट कंपनीज को और सेक्शन 8 कंपनीज को। शर्त यह है कि इन्होंने सेक्शन 92 और 137 का कंप्लायंस कर लिया है। सेक्शन 92 और 137 का कंप्लायंस कर लिया है। उसके अलावा सर अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहे तो वो एक लोअर लिमिट ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टर्स बोल सकता है। मतलब क्या एओए बोल सकता है कि हमारी कंपनी में मैक्सिमम 15 नहीं 12 होंगे या 10 होंगे, वो एक लोअर लिमिट भी बता सकता है। पर क्या सर एओए ये बोल सकता है कि मेरे कंपनी में 12 नहीं, मेरे कंपनी में मैक्सिमम 20 डायरेक्टर होंगे? नहीं सर, लॉ ने मैक्सिमम बोला। लॉ ने कितना मैक्सिमम बोला? लॉ ने मैक्सिमम बोला 15, तो उससे ज्यादा नहीं बोल सकते, उससे कम बोल सकते हो। उसके बाद सर इन्होंने कहा कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज को एक विमेन डायरेक्टर बैठाना पड़ेगा। दोस्तों मेरे साथ याद करो सर, कौन से प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज? पहले तो हो गए लिस्टेड कंपनी, हर चीज की सजा किसको मिलती है? लिस्टेड कंपनी को। दूसरे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर और टर्नओवर जिसका 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको भी विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। सर ये जो पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर देखोगे ये आप लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से देखोगे। और अगर आपके विमेन डायरेक्टर की सीट में सर, अच्छा एक और पॉइंट, हाँ ठीक है, अगर विमेन डायरेक्टर की सीट में इंटरमिटेंट वैकेंसी हो जाती है, मतलब बीच में कभी वैकेंसी हो जाती है, तो आप कब भरोगे? इन द इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और विद इन 3 मंथ्स व्हिचएवर इज लेटर, उस समय आप इंटरमिटेंट वैकेंसी भरोगे। सर अगर नई न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और अगर उसको विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल है तो उसको सर इन कॉर्पोरेशन के 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर अंदर उसको
विमेन डायरेक्टर बैठाना पड़ेगा न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, और उसको अगर प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया सर, इस पे क्वेश्चन नंबर 53 जरूर रेफर कर लेना। पर ये सर, ये लोगों को विमेन डायरेक्टर बैठाना पड़ता है कम से कम एक। सर विमेन डायरेक्टर रिजाइन कर दे या इंटरमिटेंट वैकेंसी हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? इन द इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और विद इन 3 मंथ्स, विच एवर इज लेटर, ये याद रखना। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, सर क्या एक विमेन डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है? नहीं सर, लॉ में ऐसा, कंपनीज एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि विमेन डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। सेबी एक्ट में अगर कोई और बात लिखी है तो वो हम बाद में देखेंगे। सर उसके बाद आ जाओ रेसिडेंट डायरेक्टर। रेसिडेंट डायरेक्टर हर कंपनी में एक होना चाहिए। माइंड द वर्ड, एवरी कंपनी विल हैव एटलीस्ट वन रेसिडेंट डायरेक्टर। सर रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब क्या? जो उस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा स्टे करता है। एग्जैक्टली 182 डेज या उससे ज्यादा स्टे करता है। और वो 182 डेज तो अगर आप एक न्यूली इंकॉर्पोरेटेड कंपनी हो तो 182 डेज को आप प्रोपोर्शनेटली लोगे। कैसे लोगे? प्रोपोर्शनेटली लोगे। सर उम्मीद है रेसिडेंट डायरेक्टर बच्चों वाला प्रोविजन है 182 डेज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, याद रखना। उसके बाद सर आ जाओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मेरी बात सुनो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी को अप्लाई नहीं होता है। कंपनीज को 3 पार्ट में डिवाइड करो, पब्लिक लिस्टेड का, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं लगेगा। लिस्टेड कंपनी को कितने इंडिपेंडेंट लगेंगे सर? एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। क्या कहा मैंने? एटलीस्ट 1/3 शुड बी इंडिपेंडेंट। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में सर, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हम प्रिस्क्राइब करेंगे ना, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। कौन से हमने प्रिस्क्राइब किए सर? वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर वो कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट, सर 3 वर्ड लिखे देखो, लोन डिबेंचर डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा है। एग्जैक्टली 50 करोड़ कवर्ड नहीं है, 50 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। सर ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट्स है। पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, ये लोन डिबेंचर डिपॉजिट जो है 50 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको क्या लगेगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। पर सर ये पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर कब का देखेंगे? लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उसके बाद सर ये जो प्रोविजन है ना, अगर अप्लाई भी होता है, 3 कंपनीज को हम अप्लाई नहीं होने देंगे। सबसे पहला जॉइंट वेंचर, दूसरा होली ओन सब्सिडरी, और तीसरा डोरमेंट कंपनी। जेवी डब्ल्यूएस होली ओन सब्सिडरी, चाहे वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, चाहे उसका पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ क्यों ना हो, फिर भी वो तीनों में से किसी को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन नहीं लगेगा। सर क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर। अब सर उसके बाद एक प्रोविजन है जो आपको आगे चल करके सेक्शन 177 पे बेटर समझ आएगा। पर आप समझो, 149 कहता है हमको इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। अगर 177 ये कहेगा कि हमको इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, तो 149 कहता है फिर मेरा भी इतना ही रख लो। क्या बोला मैंने? सर 149 कहता है मेरे को इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, मतलब मान लो 10 में से 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। अब ऑडिट कमेटी कहता है मेरे को इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, तो 149(4) कहता है फिर मेरा भी इतना ही रख लो। दोनों में से जो भी ज्यादा है उतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमको कंपनी में चाहिए। सर अगर ऑडिट कमेटी की वजह से आपको हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए ना, तो उतना ही हायर नंबर 149(4) का भी रिक्वायरमेंट है, ऐसा मान लेना। उसके बाद सर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट हो जाता है तो सेम प्रोविजन एज वुमेन डायरेक्टर, 3 मंथ्स और इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। उसके बाद सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बैठाना पड़ेगा आपको। मेरी बात ध्यान से सुनना। सर आपका एक बार पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट ब्रीच हो गया या टर्नओवर ब्रीच हो गया तो परमानेंटली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाओगे क्या? नहीं सर, आपका वंस एप्लीकेबल फॉरएवर एप्लीकेबल नहीं है। वंस एप्लीकेबल, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार 3 साल तक। अगर आपका ना पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट ब्रीच हुआ, ना टर्नओवर का लिमिट ब्रीच हुआ, ना कोई और लिमिट ब्रीच होगा ना, तभी जाकर के क्या होगा, आपको डिसकंटिन्यू कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सर लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में पहले ऐसा था कि सारे सिक्योरिटीज अगर आपके रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो आपको लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। पर अभी इन्होंने 2 टाइप के सिक्योरिटीज हटा दिए। अगर आपका नॉन कन्वर्टेबल डेट और अगर आपका प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है तो उसको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, पर सर ये आपके नॉलेज के लिए डाला हुआ है। सर अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है? मेरे को बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का क्या कंडीशन है? मैं तुमको यहां पे बताऊंगा, नोट्स में तुम मेरे साथ देखोगे। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है? सर सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में से 3 लोगों को हटा देना, एमडी, डब्ल्यूटीडी और नॉमिनी डायरेक्टर। ये तीनों जिंदगी में कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कहलाएंगे। उसके बाद सर मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सबसे पहले बात करते हैं अपन इंडिविजुअल की। सर अगर इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, ही शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी एंड शुड हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। उसके बाद एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज होना चाहिए, वेरी गुड सर। उसके बाद ही शुड नॉट हैव एनी पेक्यूनरी रिलेशनशिप। क्या? ही शुड नॉट हैव एनी पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग और प्रमोटर और डायरेक्टर। पेक्यूनरी रिलेशन मतलब क्या सर? पैसों का रिश्ता
ऐसा नहीं होना चाहिए किसके साथ, कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग और प्रमोटर और डायरेक्टर के साथ। सर कौन से साल में? इन द करेंट ईयर एंड प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर। अब सर सुनो, ये जो पेक्यूनरी रिलेशनशिप है ना, इसमें तीन चीजें नहीं आती। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ प्राइस पे कर रहे हो, या फिर अगर कोई ट्रांजैक्शन वो इंसान के 10% ऑफ टोटल इनकम से कम है, अगर उस इंसान के 10% ऑफ टोटल इनकम से कम है, और तीसरा सर अगर उसको आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो ना, तो उसको पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं बोलेंगे सर। तीन चीजें पेक्यूनरी रिलेशन में नहीं आएगी। पहला ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ प्राइस पे, दूसरा 10% ऑफ द टोटल इनकम, और तीसरा रेम्यूनरेशन अगर दे रहे हो तो वो आपका क्या नहीं आएगा, वो आपका क्या नहीं माना जाएगा, उसको आपका पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, तीसरा वाला आईएमपी की तरह मैंने आपको याद किया था, पी प्रमोटर। आप प्रमोटर नहीं होने चाहिए किसके सर, कैश के, या फिर आप रिलेटिव नहीं होने चाहिए किसके, प्रमोटर या डायरेक्टर के। कौन से प्रमोटर या डायरेक्टर, कैश के। तो सर ना ही आप कैश के प्रमोटर होने चाहिए, ना ही आप कैश के प्रमोटर या डायरेक्टर के रिलेटिव होने चाहिए। अगर आप कैश के प्रमोटर हो या कैश के प्रमोटर या डायरेक्टर के रिलेटिव हो तो आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, वरना अदरवाइज आप एलिजिबल हो। उसके बाद सर रिलेटिव की बात करते हैं, तो रिलेटिव की बात ऐसी है कि रिलेटिव जो है वो ना सिक्योरिटीज नहीं होल्ड करना चाहिए कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग का। उसके बाद सर इसका डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रिलेटिव जो है, ही शुड नॉट होल्ड सिक्योरिटीज, होल्ड एनी सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट इन कैश ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर। लेकिन सर आपका जो रिलेटिव है ना, ही में होल्ड इन कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 लाख और पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 2% ऑफ द कैश। मतलब हमने क्या बोला, आप फेस वैल्यू 50 लाख तक का होल्ड कर सकते हो या 2% ऑफ कैश का पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर सकते हो। पर कौन, रिलेटिव जो है ना, सिर्फ वो होल्ड कर सकता है कंपनी में अप टू अ फेस वैल्यू 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। तो सिक्योरिटी नहीं होल्ड कर सकते कैश में, पर आपका सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है रिलेट आपकी कंपनी में 50 लाख तक के फेस वैल्यू का। उसके बाद सर दूसरा, इनडेटेड टू द कैश। दोस्तों ये जब पढ़ोगे ना, मेरे को पता है आपके मन में ऑडिटर वाला एक प्रोविजन आएगा ऑडिट का, जो आपका सेक्शन 141 है। तो सेक्शन 140 में जो लिखा रहता है कि अगर होल्डिंग बढ़ गई तो करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा 60 डेज के अंदर, वो वाला प्रोविजन यहां पे नहीं है। क्या बोले सर, समझा तो ठीक है, नहीं तो जाने दो। मैं कंपनीज एक्ट जो ऑडिट वाला पोर्शन है उसकी बात कर रहा था। अब मेरी बात सुनो सर, दूसरा क्या है, इनडेटेड। इनडेटेड टू कैश, इनडेटेड टू कैश या प्रमोटर या डायरेक्टर नहीं होना चाहिए इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीस। 50 लाख से ज्यादा का आपका इनडेटेडनेस नहीं होना चाहिए करंट ईयर में और प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर में। उसके अलावा सर आपने कोई गारंटी भी नहीं दिया होना चाहिए या सिक्योरिटी भी नहीं दिया होना चाहिए ऑन फेवर ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू कैश और प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ एन अमाउंट ऑफ 50 लाख रुपीस। यहां पे सर एक्जैक्टली 50 लाख कवर्ड है, यहां पे 50 लाख से ज्यादा देखना पड़ता है आपको, थोड़ा बारीकी से आप देख लो। यहां पे 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, पर यहां पे एग्जैक्ट 50 लाख भी कवर हो जाता है। अगर आप एग्जैक्ट 50 लाख का गारंटी दे रखे हो तो वो भी कवर हो जाता है। और एनी अदर पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद कैश ऑफ मोर देन इक्वल टू 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम। मतलब इसके अलावा कोई भी और पेक्यूनरी रिलेशनशिप रख रहे हो ना, ग्रॉस टर्नओवर का 2% से ज्यादा या टोटल इनकम के बराबर, तो फिर सर उसको क्या माना जाएगा, उसको डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। सर ये चारों रिलेशन कौन रख रहे हैं, मैं खुद, मैं नहीं सर, मेरा रिलेटिव रख रहे हैं। मैं अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूं तो मेरा ये रिलेटिव जो है ये चारों में कहीं भी नहीं आना चाहिए। सर रिलेटिव का डेफिनेशन हम लोग अगले चैप्टर में डिटेल में वैसे भी पढ़ने वाले हैं, पर ये चारों में तुम कहीं पे भी नहीं फॉल करने चाहिए। उसके बाद सर बात करते हैं neither himself nor relative। अब दोनों की बात करते हैं सर, अब दोनों की बात मैं यहीं पे कर लेता हूं, मेरी बात सुनो। पहला मेरा और रिलेटिव का, वी शुड नॉट बी की मैनेजरल पर्सन, नीदर मी नॉर माई रिलेटिव शुड बी अ की मैनेजरल पर्सन इन द कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग इन द करेंट ईयर एंड प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। ना तो मैं ना मेरा कोई रिलेटिव की मैनेजरल पर्सन या एम्प्लॉय होना चाहिए। की मैनेजरल पर्सन तो नहीं होना चाहिए सर करेंट ईयर और 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। पर लॉ ये कहता है रिलेटिव जो है ना वो एम्प्लॉय रहा हो सकता है पिछले 3 साल में, वो चलता है। पिछले 3 साल में एम्प्लॉय रहा हो सकता है, वो एक्सेप्शन है, वो चल जाएगा, पर अदरवाइज आप केएमपी नहीं बन सकते। उसके बाद सर आप कोई ऐसे फर्म के पार्टनर, प्रोप्राइटर या एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए जो फर्म या तो ऑडिट की फर्म है या सीएस की फर्म है, कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग की, या फिर वो फर्म ऐसी लीगल कंसल्टिंग फर्म है जिसका 10% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर तो हमारे कैश से आ रहा है। 10% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर तो हमारे कैश से आ रहा है। तो लॉ कहता है ये लीगल कंसल्टिंग फर्म तुम पे डिपेंडेंट है, और तुम पे डिपेंडेंट है तो उसके पार्टनर, प्रोप्राइटर, एम्प्लॉय भी तुम पे डिपेंडेंट है। तो तुम लोग इंडिपेंडेंट कैसे हुए बे, तुम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो। उसके बाद सर आप अपने रिलेटिव के साथ 2% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर नहीं होल्ड करने चाहिए कंपनी के। यहां पे कैश नहीं लिखा है बेटा, यहां पे सिर्फ कंपनी लिखा है, ASH नहीं है, यहां पे ऐश नहीं है, यहां पे सिर्फ कंपनी है। कंपनी का 2% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर नहीं होल्ड कर रहे होने चाहिए। और लास्ट सर, आप किसी एक ऐसे एनपीओ के सीईओ या डायरेक्टर नहीं होने चाहिए जो एनपीओ या तो आपकी कंपनी में 2% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड करती है,
या फिर उस एनपीओ का 25% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स जो है ना वो कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग प्रमोटर या डायरेक्टर से मिलता है। कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग प्रमोटर या डायरेक्टर से मिलता है। सर ये सारे कंडीशन है दोस्तों, ये रिवीजन है, ये सब हम लोग पूरा एक एक दिन लगता है हमको, 2.5 घंटा लगता है ये पूरा सेक्शन खत्म करने के लिए, पर रिवीजन तो दोस्तों आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, लास्ट वाला पोर्शन है एफ वी एन के। एफ क्या हो गया सर, आप एक ऐसे फर्म के पार्टनर प्रोप्राइटर या एम्प्लॉय, सुन लो ना दोस्तों प्लीज, मेरी बात सुन लो ना प्लीज, मैं बता रहा हूं तो तुमको याद हो जाना चाहिए। सर मैंने क्या कहा, आप ऐसे फर्म के पार्टनर प्रोप्राइटर या एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, पीपीई प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट वाला पीपीई ऑफ एनी ऑडिट और कंसल्टिंग फर्म जो कैश का है, या लीगल कंसल्टिंग फर्म जिसका ग्रॉस टर्नओवर का 10% कैश से आता है। और उसके बाद सर एफ के बाद वी, वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए आपके पास 2% ऑफ द वोटिंग पावर, 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए कंपनी का, इक्वल टू और मोर देन 2% नहीं होना चाहिए। तीसरा सर एन, एन क्या है आपका, एन ये हो गया, एफ वी एन के हो गया, एन ये हो गया और आपका के हो गया। एन क्या हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के आप सीईओ या डायरेक्टर नहीं होने चाहिए जो जिसका ग्रॉस रिसीट का 25% या तो हमसे आ रहा है या फिर 2% ऑफ वोटिंग पावर वो खुद होल्ड करके बैठा है। और लास्ट सर की मैनेजरल पर्सन नहीं होने चाहिए। सर क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर। उसके बाद मैंने आपको एक बात बोला था, ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है, क्या मिस्टर ए को आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो सब्सिडरी कंपनी में? अगर अगर वो सब्सिडरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो क्या आप उसको होल्डिंग कंपनी में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हो? द आंसर इज यस, देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन। हम अपने सब्सिडरी के डायरेक्टर को कहीं मना ही नहीं कर रहे, हम अपने सब्सिडरी के डायरेक्टर को कहीं मना ही नहीं कर रहे। तो लॉ ने बोला चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे इधर चलता है। ठीक है। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, 149(6) में बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपको पता है। 149(6) में इतने सारे कंडीशन चेक कौन करेगा? तो लॉ ने ये बोला कि आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा आपको? डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। सर किस तरह का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आपको? आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया मीट करता हूं। सर 3 समय पे देना पड़ेगा। सबसे पहली बार जब आप बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हो तब देना, दूसरा हर फाइनेंशियल ईयर के पहले बोर्ड मीटिंग में देना, और तीसरा कभी भी सर्कमस्टांस में चेंज हुआ ना जिससे आपका इंडिपेंडेंट का स्टेटस अफेक्ट हो सकता है, उस समय आप क्या दे देना, डिक्लेरेशन दे देना। कभी भी ऐसा सर्कमस्टेंस में चेंज हुआ जिससे आपका इंडिपेंडेंस का स्टेटस अफेक्ट होता है। उसके बाद सर सबसेक्शन 8 कहता है शेड्यूल 4 का कंप्लायंस करना। 8 का आधा होता है 4 का कंप्लायंस करना। 9 क्या कहता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नेवर बी एंटाइटल्ड टू स्टॉक ऑप्शन। ये लाइन याद कर लो, आपको स्टॉक ऑप्शन कभी भी नहीं मिल सकता। तो मिलेगा क्या सर, 3 चीजें मिल सकती है आपको फीस अंडर 197.5, मतलब सिटिंग फीस आपको मिल सकता है। दूसरा, आपको रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस मिल सकता है, आपके खर्चे का रीइंबर्समेंट मिल सकता है फॉर पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग। और तीसरा, आपको प्रॉफिट रिलेटेड दूंगा अंशिका, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन दोगे, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज में बी एंटर्ड बाय द मेंबर। चलो सर, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज में बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज में बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स, ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सर, इन केस ऑफ नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में रिसीव रेम्युनरेशन एक्सक्लूडिंग फीस अंडर सेक्शन 197 सबसेक्शन 5 एज पर शेड्यूल 5। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर किसी कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है, तो पहले ये प्रोविजन नहीं था, अब अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा तो आपको शेड्यूल 5 के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। पर सर आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है, फीस, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, और तीसरा प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन। क्या मिलेगा तीसरा? प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन। प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन दोस्तों, मेरे को ना चैट में सिर्फ रिवीजन करते हुए देखो, इधर उधर की बातें करोगे मैं ब्लॉक कर दूंगा, प्लीज ना बच्चों, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा फ्लो टूट जाता है। प्लीज ना आप लोग थोड़ा, मेरे को जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तुम लोग थोड़ा चैट में रिप्लाई करो ताकि मेरे को बाकी मैसेजेस ना दिखे, मेरे को पढ़ते हुए बच्चे दिखे, ताकि मेरे को समझ आए कि मैं बोल रहा हूं तो कोई सुन रहे हैं। प्लीज ना बच्चों, कैसे कर रहे हो? दृष्टि, थैंक यू। चलो बच्चों सुनो सर, मैंने क्या कहा, टर्म क्या होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट सर, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अप टू 5 इयर्स के लिए अपॉइंट हो सकता है, अप टू 5 इयर्स के लिए अपॉइंट हो सकता है। फिर उसके बाद अपॉइंट करने के लिए ओआर पास करोगे। सर क्या वो री अपॉइंट भी हो सकता है? जी हाँ, वो री अपॉइंट भी हो सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ फर्दर 5 इयर्स, लेकिन याद रखना री अपॉइंट होने के लिए एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन सर मैक्सिमम आपका 2 टर्म होता है, 2 टर्म खत्म होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कूलिंग पीरियड में जाना पड़ेगा। किसमें जाना पड़ेगा? कूलिंग पीरियड। कितने साल का कूलिंग पीरियड होगा सर आपका? 3 साल का कूलिंग पीरियड होगा, जिसमें ही शैल नॉट बी एसोसिएटेड विद द कंपनी इन एनी कैपेसिटी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से तुम एसोसिएटेड नहीं रहोगे। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दोस्तों, और आप जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रीअपॉइंट करोगे ना, तो आप एसआर तो पास करोगे ही करोगे, साथ में आप बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करोगे कि हमने एसआर पास कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मेरी बात ध्यान से सुनना,
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की क्या बात बताई मैंने सर? इंडिपेंडेंट और डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमेशा लाइबल नहीं होते, वो सिर्फ तीन केस में लाइबल होते हैं। जब पहला उनके नॉलेज के साथ, नॉलेज में रह करके कोई चीज हुई है, दूसरा उन्होंने द फॉल्ट वाज एट्रीब्यूटेबल टू द बोर्ड प्रोसेस, और तीसरा समथिंग विच हैज अकर्ड विद देयर कंसेंट और कन्विंस, और फॉर विच दे फेल्ड टू एक्ट डिलिजेंटली। या तो उन्होंने अपना कंसेंट दिया था या फिर उन्होंने ढंग से काम नहीं किया, तो उसके वजह से जो भी चीजें हुई है ना उसके लिए वो लाइबल होंगे। तीन चीजों के लिए लाइबल होंगे सर, केबीसी, के नॉलेज, बी बोर्ड प्रोसेस और सी कंटेंट। केबीसी के लिए लाइबल होंगे, वरना उसके अलावा किसी के लिए लाइबल नहीं होंगे। दोस्तों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या रिटायर बाय रोटेशन करता है? नहीं सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिल्कुल भी रिटायर बाय रोटेशन नहीं करता है। उसके बाद आ जाओ सर सेक्शन 150 में। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लो, खत्म हो जाएगा। सर 150 क्या है, मेरी बात सुनना। सर लॉ ने बोला कि हम एक डेटा बैंक बनवाएंगे, डेटा बैंक बनवाएंगे जिसमें हर वो डायरेक्टर जो एलिजिबल है टू बिकम अ डायरेक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड विलिंग टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसका डेटा बैंक यहां पे डलवाएंगे हम। सर डेटा बैंक में किसको मेंटेन करने का हमने बोला आइका मानेसर को बोला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बोला, तू मैनेज कर लेना बेटा डेटा बैंक। अब सर मेरी बात ध्यान से सुनो, हर वो इंसान जो एलिजिबल है और विलिंग है वो यहां पे अपना नाम इंक्लूड करवाएगा। अब सर यहां से नाम उठा करके कौन लेके जाएगा? कंपनी लेकर के जाएगी। पर सर बंदा इंडिपेंडेंट टू द कंपनी है कि नहीं, वो ड्यू डिलिजेंस करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो ड्यू डिलिजेंस करना डायरेक्टर, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर यहां पे नाम डलवाने के लिए क्या डिन की जरूरत है? नहीं सर, डिन की जरूरत नहीं है, बिना डिन के भी आपका नाम इंक्लूड हो सकता है। उसके बाद सर मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आप अपना नाम डलवाते हो ना, वहां पे आपके पास ऑप्शन आता है कि 1 साल के लिए डलवाएं, 5 साल के लिए डलवाएं, कि इन लाइफ टाइम के लिए डलवा सकते हो। सर अगर लाइफ टाइम के लिए डलवा लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप 1 साल या 5 साल के लिए डलवाते हो ना, तो अपना नाम आपको क्या करवाना पड़ेगा? रिन्यू करवाना पड़ेगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। अगर तुम रिन्यू करवाने की इच्छा रखते हो तो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। कोई बोल रहा था ना 1.5x में करके देखेंगे, बता करके देख के बता। कोई अगर देख रहा है बाद में रिकॉर्डेड तो जरा कमेंट पे बताना सर ये वीडियो हम 1.5x पे देख रहे हैं, मेरे को अच्छा लगेगा। फिर मेरी बात सुनो दोस्तों, मैं आपको क्या कह रहा हूं, स्पीड स्लो जो भी है तुम अपने हिसाब से कर लो, मैं अपने फ्लो में पढ़ा रहा हूं, मेरा फ्लो अच्छा है, तुम अपना फ्लो अपने हिसाब से बना लो मेरे वीडियो को स्पीड स्लो करके। पर मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा सर, आप 1 ईयर या 5 ईयर्स या इनफाइनाइट पीरियड के लिए एडजस्ट करोगे और रिन्यू करवाना पड़ेगा आपको बिफोर द एक्सपायरी। सर उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, एक बार नाम जब आपका डेटा बैंक में अपलोड हो जाता है ना, उसके 2 साल के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है ओपीसैट, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 2 साल के अंदर दोगे, कितना परसेंटेज चाहिए सर पास होने के लिए? पास होने के लिए आपको 50% चाहिए, 50% चाहिए। सर हमको ये बता दो सीए के बच्चे कितना अटेम्प्ट लगेगा? बेटा कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं है, यहां पे भी धोते जाओ, देते जाओ वाला हिसाब है। सर ओपीसैट ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, सर क्या मुकेश अंबानी भी जाकर के एग्जाम देगा? नहीं बेटा, इन्होंने ओपीसैट देने से 2 तरह के लोगों को एग्जेम्प्ट किया है, एक जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, एक जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। सर 3 साल वाले एक्सपीरियंस वाले कौन? सबसे पहला, अगर आप डायरेक्टर या की मैनेजरल पर्सन हो बड़े बड़े कंपनीज में, बड़े बड़े कंपनीज मतलब कौन हो गए सर? इंडिया में जो लिस्टेड कंपनी है, या फिर वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। उसके बाद सर इंडिया में जो बाहर के बॉडी कॉर्पोरेट है जो लिस्टेड है, या फिर उसके अलावा जो बाहर के बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल $2 मिलियन से ज्यादा है, या फिर सर उसके अलावा कोई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, कोई भी अगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, तो वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को क्या करना पड़े? उस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में अगर आप डायरेक्टर या की मैनेजरल पर्सन बन के बैठे हो 3 साल के लिए, तो आपको ये प्रोविजन का, ये ओपी सैट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। सर देखो कौन कौन से लोग बच जाएंगे अगर आप लिस्टेड पब्लिक कंपनी के हो या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, बॉडी कॉर्पोरेट जो लिस्टेड है या बॉडी कॉर्पोरेट जो अनलिस्टेड है पर पेड अप शेयर कैपिटल $2 मिलियन या उससे ज्यादा है, या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये पांचों लोगों को क्या करना पड़ेगा सर? इनको अगर ये यहाँ पे पांचों में से कहीं पे भी डायरेक्टर या की मैनेजरल पर्सन हो 3 साल या उससे ज्यादा के लिए, तो तुमको माफी मिल जाएगी। सर मेरा टाटा मोटर में 1 साल का एक्सपीरियंस है, मैं टाटा मोटर में 2 साल का एक्सपीरियंस है, पर उसी समय जब मैं टाटा मोटर्स में 2 साल का एक्सपीरियंस ले रखा था एज ए डायरेक्टर, उसी समय ऑन ड्यूरिंग द सेम टाइम मैं अडानी अडानी एंटरप्राइज में भी काम कर रहा था। तो सर मेरा ये 2 साल और ये 2 साल मिला के 4 साल गिनेंगे क्या? नहीं सर, अगर आप एक समय पे एक से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर या की मैनेजरल पर्सन हो उसको एक ही गिनेंगे, और वो मैंने यहां पे लिखा है सर। क्या लिखा है मैंने यहां पे लिखा है कि अगर आप इफ मोर देन वन कंपनी देन काउंट वंस। अच्छा सर, इफ मोर देन वन कंपनी काउंट वंस, अच्छा ऐसे ही याद कर ले हम, चलो ठीक है सर।
गुड कंचन मित्तल। अब मेरी बात सुनो सर, बी पॉइंट क्या है सर? पहला तो पॉइंट हो गया हु इज अ डायरेक्टर और की मैनेजरल पर्सन इन दिस कंपनी। दूसरा, अगर आप डायरेक्टर हो या फिर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सीजी में हो, हैविंग एक्सपीरियंस इन फॉलोइंग, कौन सी चीज में एक्सपीरियंस है सर आपका? कॉमर्स में, कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री, पब्लिक, ये सब में एक्सपीरियंस है, या फिर गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड कोई और अफेयर में आपका आपका एक्सपीरियंस है, तो आप क्या बन जाओगे? आप एग्जेम्प्ट हो जाओगे। सर इसको सिंपल ये याद रखना, अगर आप मिनिस्ट्री या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई डिपार्टमेंट में डायरेक्टर या वो लेवल के बंदे हो, मिनिस्ट्री में या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में डायरेक्टर या उसके लेवल के बंदे हो, तो आपको माफी मिल जाएगी, पर 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लास्ट, अगर आप सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, पीएफआरडीए, ये सब जगह में क्या हो, चीफ जनरल मैनेजर या उसके ऊपर के लेवल के पे स्केल पे हो, पे स्केल मतलब सैलरी पे हो, तो लॉ ने बोला तुमको भी माफी मिल जाएगी, पर शर्त है 3 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर सर दूसरे तरफ आते हैं 10 साल वाले लोग। 10 साल वाले लोग में हम लोग आते हैं सर, आपका, हम लोग तो अभी भी नहीं आते, पर सर एडवोकेट हो गया आपका, सीए इन प्रैक्टिस हो गया आपका, सीएस इन प्रैक्टिस हो गया, और आपका कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो गया। ये सारे लोग जिनके पास 10 साल या उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन लोगों को ओपी सैट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। बाकी दुनिया में हर लोगों को ओपी सैट का एग्जाम देना पड़ेगा। याद हुआ क्या तुमको? अब सर इसके बाद एक अमेंडमेंट आया है। क्या आया है बोलो? अमेंडमेंट आया है, ध्यान से सुनो सर। अमेंडमेंट का वीडियो मैंने अलग से डाल दिया, डिटेल में वहां पे देख लो, रिवीजन अभी करवा रहा हूं कि सर अगर आपका 2 साल के अंदर ओपी सेट देना था, अगर आप 2 साल के अंदर ओपी सेट नहीं देते तो आपका नाम क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। नाम रिमूव होने के बाद आप एप्लीकेशन दे सकते हो आईका को, क्या बोल के कि मेरा नाम रिस्टोर कर दे। रिस्टोर करने के लिए आपको 1,000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। जब आपका नाम रिस्टोर होगा तो वहीं पे नहीं दिखेगा, वहां पे आपको नाम जो है एक अलग से रिस्टोर्ड कैटेगरी में दिखेगा, और वहां पे आपको 1 साल तक अपना नाम रखना पड़ेगा। सर ये 1 साल में आपको क्या करना पड़ेगा? ओपी सेट का एग्जाम देकर के क्लियर करना पड़ेगा। सर अगर आप पास हो गए तो आपने जब शुरू में जितने समय के लिए फीस भरी थी ना, उतने समय तक के लिए आप अपना नाम वहां पे एंजॉय कर सकते हो। पर अगर आप फेल हो गए ना, तो सर आपका नाम परमानेंटली रिमूव हो जाएगा, और अब आपको फ्रेश एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। अब आपको वापस ओपी सेट देने का मौका नहीं मिलेगा। आपको मतलब फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ेगा, मतलब फुल फीस भरना पड़ेगा जो आपने यहां पे शुरू में भरा था। समझे क्या? सर ये अमेंडमेंट है, आपके नोट्स में अगर नहीं लिखा होगा, मैंने दूसरे अमेंडमेंट वीडियो में मैंने ये नोट्स डाल रखे हैं, प्रिंट करवा सकते हो। पर आज के बाद जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं उन लोगों को सबको ये नोट्स तो मिलेंगे ही। सर सेक्शन 151 क्या है? सेक्शन 151 बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। मेरी बात सुनो, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर क्या है? सर सुन लो ध्यान से मेरी बात। सर ये प्रोविजन किसको किसको एप्लीकेबल है? ये प्रोविजन लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है। लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। सर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कैसे अपॉइंट कर सकते हो? या तो सुओ मोटो भी, या फिर आपको किसी ने एप्लीकेशन दिया। सर एप्लीकेशन कौन देंगे? स्मॉल शेयर होल्डर। सर स्मॉल शेयर होल्डर मतलब क्या होते हैं? वो लोग जो 20,000 या उसके बराबर का नॉमिनल वैल्यू होल्ड करते हैं, लेस देन और इक्वल टू 20,000। दोस्तों इसको ध्यान से देखो, तुमको एग्जाम में ये याद नहीं आएगा। 20,000 एग्जैक्ट भी होगा ना तो तुम स्मॉल शेयर होल्डर कहलाए जाओगे। तो सर स्मॉल शेयर होल्डर क्या करेंगे? कंपनी को एप्लीकेशन देंगे। अब सर स्मॉल शेयर होल्डर में कितने लोग एप्लीकेशन देंगे? या तो 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर, विच एवर इज लोअर। जब भी एक फ्लैट नंबर आता है लोअर कर देने का, तो 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर एप्लीकेशन देंगे। उसके बाद सर जैसे ही एप्लीकेशन आएगा ना, ये एप्लीकेशन मीटिंग के कम से कम 14 डेज पहले आएगा। ये एप्लीकेशन में जितने लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं उनका नेम, एड्रेस, फोलियो नंबर और शेयर होल्डिंग, नेम, एड्रेस, शेयर होल्डिंग और फोलियो नंबर, ये 4 चीजें लिखी होगी। और उसके साथ साथ जिस बंदे को आप अपॉइंट करना चाहते हो ना, उसका भी नाम और एड्रेस दे देना, उसका भी नाम और एड्रेस दे देना, उसका भी नाम और एड्रेस दे देना। और अगर फोलियो नंबर और शेयर होल्डिंग है, फोलियो नंबर और शेयर होल्डिंग है तो वो दे देना। इससे पता चलता है सर अगर आप शेयर होल्डर नहीं भी हो तो भी आप स्मॉल शेयर होल्डर बन सकते हो। अगर आप 1 रुपए का शेयर भी होल्ड नहीं करते ना, तब भी आप स्मॉल शेयर होल्डर बन सकते हो। उसके बाद सर आपको 3 चीजें और देनी पड़ेगी अगर आप डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहते हो। सर आपको डिन देना पड़ेगा, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप 164 में डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, और आपको कंसेंट देना पड़ेगा। ये 3 चीजें तो रट लो सर, ये हर डायरेक्टर को देना पड़ता है। डिन, 164 में डिस्क्वालीफाइड नहीं हो और रिटन कंसेंट। उसके अलावा सर आपका ये सबसे फेवरेट सवाल है, सर क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है? मेरे को इसका आंसर नहीं पता। तुम लोगों के हिसाब से तुम्हारा दिमाग लगा के तुम आते हो और तुम बोलते हो आंसर है यस। मैं तुमको क्लास में तो वैसे प्रूव कर चुका हूं, पर जो क्लास नहीं ले रखे उनको मैं प्रूव नहीं कर सकता। तो तुम समझो सर क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं? जाने दो, एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप लिख के आना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल बी कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब्जेक्ट टू सेक्शन 196 एंड 149(6) एंड 149(7). सब्जेक्ट टू 149(6) एंड 149(7). आपका मर्जी, आप ये शैल वर्ड पढ़ के खुश हो जाओ, पर सर आप ऐसा लिख देना शैल बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एलिजिबल अंडर सेक्शन 149(6) और 149(7). सर क्या रोटेशनल होंगे? नहीं सर, दीज डायरेक्टर विल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। ये लोग रिटायर बाय रोटेशन नहीं करेंगे। सर कितने साल के लिए टेन्योर क्या होता है? 3 साल के होते हो। रीअपॉइंट हो सकते हो क्या? नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा सर? 3 साल का कूलिंग पीरियड आ जाएगा। 3 साल का अपॉइंटमेंट, 3 साल का कूलिंग पीरियड, फिर 3 साल का, तो पहले गर्म फिर ठंडा, फिर गर्म फिर गर्म ठंडा। पर सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या होता है? गर्म
फिर उसके बाद आप फिर से रीअपॉइंट हो गए तो फिर से गर्म, और कूलिंग पीरियड हो गया तो ठंडा। तो उनका क्या चलता है, गरम गरम ठंडा। इनका क्या चल रहा है, गरम ठंडा गरम ठंडा। ये क्या चल रहा है सर, इनका क्या चल रहा है, ठंडा गरम नहीं पता हमको, जाने दो। मैंने क्या कहा, 3 साल के लिए अपॉइंट होते हो, उसके बाद 3 साल के लिए कूलिंग पीरियड होता है, रीअपॉइंट उस समय पे नहीं हो सकते, उसके बाद फिर से फ्रेश रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। सर आपको अपना ऑफिस वेकेट कब करना पड़ेगा, अगर आप 164 में डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो, 167 में ऑफिस वेकेट हो जाता है, या 149(6) वाले कंडीशन मीट करना सीज कर देते हो, बंद कर देते हो, तो आपका ऑफिस वेकेट हो जाएगा। और सर रेस्ट्रिक्शन क्या है, आप एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, दोस्तों सुनो ना मेरी बात सुनो, आप एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम 2 कंपनी के एसएसडी बन सकते हो, और वो 2 कंपनी भी ना कंपीटिंग या कंफ्लिक्टिंग बिजनेस में नहीं होने चाहिए। वो 2 कंपनी भी कंपीटिंग या कंफ्लिक्टिंग बिजनेस में नहीं होने चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ आई? जी हाँ सर। ये क्या हो गया आपका, पूरा एसएसडी का प्रोविजन हो गया सर। स्मॉल शेयर होल्डर मतलब क्या, जिसका 20,000 या उससे कम का नॉमिनल वैल्यू का शेयर है। कितने लोग एप्लीकेशन देंगे, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर, इतने लोग एप्लीकेशन देंगे। और सर आपको अपॉइंट होने के लिए दिन देना पड़ेगा, 164 में डिस्क्वालीफाइड नहीं हो सकते, और आपको अपना कंसेंट देना पड़ेगा। उसके बाद सर सेक्शन 152 शुरू करते हैं। मेरी बात यहीं से सुन लो ध्यान से सर। 152 क्या कहता है, सबसे पहला कहता है कि फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा। सर एक कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है, वो सर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या तो फर्स्ट डायरेक्टर के आप सीधा सीधा नाम लिख दो, और अगर आप नाम नहीं लिख रहे हो तो मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट बता दो कि किस तरीके से अपॉइंट होंगे। पर सर ये तो हो गया एओए का। उसके बाद मैंने क्या कहा, फर्स्ट डायरेक्टर अगर एओए में कुछ नहीं लिखा है तो सर आपके जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम होंगे ना, उनको ही फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। और तो और सुनो, 1 पर्सन कंपनी के केस में जो सोल मेंबर होता है ना, वही फर्स्ट डायरेक्टर माना जाता है। ये हो गया सर आपका फर्स्ट डायरेक्टर का प्रोविजन। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो अपॉइंट कैसे होगे सर, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड मतलब अगर हमने नहीं बताया है तब कैसे अपॉइंट हो गए, आप मेरे को बताना जरा सर। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, आप जनरल मीटिंग में ओआर पास करके अपॉइंट हो गए, जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो गए बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। तीसरा सर, अगर आप डायरेक्टर बनना है तो आपके पास बड़ा दिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा दिन होना चाहिए। दिन होने की बहुत जरूरत है, उसके बिना डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब सर दिन, अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो ना, आपके पास दिन आपको सबमिट करना पड़ेगा, और आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं 164 में क्या नहीं हूं, डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं, तब जाके आप डायरेक्टर बन सकते हो। सर सबसेक्शन 5 क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, मेरे साथ साथ चलो प्लीज। कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, रॉकेट साइंस 188 रिलेटेड पार्टी है जब अपन पढ़ेंगे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फुद्दू सेक्शन है। मेरी बात सुन लो सर, मैंने क्या कहा, इसके बाद मैंने कहा कि अगर एक इंसान डायरेक्टर बनना चाहता है ना, उसको अपना कंसेंट देना पड़ेगा कंपनी को। सर कंसेंट मिलते ही कंपनी क्या करेगी, वो कंसेंट आरओसी के पास पहुंचा देगी 30 डेज के अंदर। सर कंपनी को कंसेंट कौन से फॉर्म में दोगे, DIR-2 फॉर्म में दोगे, और कंपनी आगे कौन से फॉर्म में पहुंचाएगी, DIR-12 फॉर्म में पहुंचाएगी। लेकिन एक सेकंड सर, अभी अमेंडमेंट आया है, आपको ये कंसेंट के साथ एक और चीज भी देना पड़ेगा। सर अगर आप जो इंडिविजुअल हो ना, आप कहीं और के नेशनल हो, मतलब आप इंडियन नहीं हो, आप कोई ऐसे कंट्री के नेशनल हो जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ। क्या शेयर करती है, लैंड बॉर्डर। से लैंड बॉर्डर मतलब क्या हो गया आपका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा हो गया। अगर लैंड बॉर्डर शेयर करती है और आप वहां के नेशनल अगर हो ना, तो आपको इंडिया में सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा। कौन देगा सर ये नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस, अमित शाह, ये जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। सर ये नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस लेकर के कंसेंट के साथ अटैच करना, तभी इसको वैलिड कंसेंट माना जाएगा। क्या अटैच करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद सर हम आ जाते हैं सबसेक्शन 6 पे। सबसेक्शन 6 क्या कहता है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर। आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट, सर सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 6 क्या कहता है, फर्स्ट एजीएम को भूल जाओ। क्या कहता है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एजीएम को भूल जाओ। सब्सिक्वेंट एजीएम से क्या होगा, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, सब्सिक्वेंट एजीएम में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में से 2/3 ऑफ द डायरेक्टर शेल बी रोटेशनल डायरेक्टर एंड मैक्सिमम 1/3 विल बी नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। अब वो 2/3 में से एक 1/3 ऑफ द डायरेक्टर शेल रिटायर बाय रोटेशन एंड द रिमेनिंग 2/3 विल बी सेव। सर यहां पे जो 2/3 है ना, ये एटलीस्ट है, मतलब यहां पे आपको मिनिमम लेना पड़ेगा। तो अगर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 10 है तो यहां पे 7 आएंगे, क्योंकि आपका 6.67 को आप अपर राउंड ऑफ करोगे 7। यहां पे हमेशा अपर राउंड ऑफ होता है, पर सर जब ये 2/3 का 1/3 निकालोगे ना, तो यहां हमेशा मैथ्स राउंड ऑफ होता है। मैथ्स राउंड ऑफ मतलब क्या, 2.3 को 2 बोलोगे और 2.67 को 3 बोलोगे, मैथ्स राउंड ऑफ होता है। पर यहां पे ऊपर 2.3 को भी आप क्या बोलोगे, 3 बोलोगे, क्योंकि यहां पे वर्ड क्या यूज हो रखा है, एटलीस्ट।
क्या वर्ड यूज होगा है एटलीस्ट। तो मैंने क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर बनेंगे और मैक्सिमम 1/3 क्या बनेंगे, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर बनेंगे। अब सर रिटायर कौन होगा, और डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग कैन रिटायर इन जनरल मीटिंग। सर कोई डायरेक्टर अगर जनरल मीटिंग में अपॉइंट ही नहीं हुआ है तो वो जनरल मीटिंग में रिटायर ही नहीं होगा। तो इस तरीके से सर आप कैलकुलेशन करोगे। सवाल ये है सर रिटायर कौन होगा, सर रिटायर वो होगा जो लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस है, जो सबसे पुराना है ऑफिस में। पर सर अगर मान लो दो डायरेक्टर एक ही दिन अपॉइंट हुए हैं तो डिसाइड कैसे होगा, तो लॉ ने बोला सबसे पहले तुम म्यूचुअल अग्रीमेंट से डिसाइड कर लो। अगर तुम म्यूचुअल अग्रीमेंट से डिसाइड कर लेते हो तो वेरी गुड, पर अगर तुम म्यूचुअल अग्रीमेंट से डिसीजन नहीं ले पाते हो ना, तो हम लोग लॉटरी निकालेंगे और डिटरमाइंड बाय लॉट, मतलब हम लॉटरी निकाल करके डिसाइड करेंगे कि कौन चलता बनेगा, पर हम डिसाइड करके चलता बनेगा बोल के भेज देंगे। सर ये क्या हो गया आपका टोटल 152 सबसेक्शन 6 हो गया। पर सर इसमें बहुत बारीकियां हैं, सुन लो, समझाऊंगा नहीं सुनाऊंगा, मेरी बात सुन लो। सर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में दो तीन लोग आते हैं, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में तीन लोग नहीं आते हैं कभी भी। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी नहीं आता, क्यों, क्योंकि आपका 149(13) में लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टोटल डायरेक्टर में नहीं आता है। दूसरा कौन नहीं आता है दोस्तों, दूसरा आपका नॉमिनी डायरेक्टर नहीं आता है जिसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट किया है, और तीसरा वो नॉमिनी डायरेक्टर नहीं आता है जिसको एलआईसी ने अपॉइंट किया है। क्यों सर, क्योंकि एलआईसी एक्ट में लिखा हुआ है कि हमारे डायरेक्टर रिटायर नहीं करते। सर ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो गवर्न करता है उसमें लिखा है हमारे डायरेक्टर रिटायर नहीं करते, तो आप उनको टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में लेना ही मत। पर सर कोई अगर नॉमिनी डायरेक्टर है जो अग्रीमेंट वगैरह से आया है तो लॉ कहता है फिर तो उसको टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में तो लेगा, पर ये दोनों को नहीं लेना। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर में कौन आता है, सर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर में वो डायरेक्टर आते हैं जिनको बोर्ड अपॉइंट करता है, जैसे कि आपका ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो गया, या जैसे कि आपका कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर हो गया, या फिर सर आपका नॉमिनी डायरेक्टर हो गया। ये सारे कहां पे आते हैं, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर में आते हैं, मतलब वो डायरेक्टर जिसको बोर्ड ने अपॉइंट किया है। अच्छा मेरे को बताओ एमडी और डब्ल्यूटीडी ये क्या रोटेशनल होते हैं कि नॉन रोटेशनल होते हैं, तो सर वो कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है उनके टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में। जो आपने उनके अग्रीमेंट में लिखा है रोटेशनल लिखा है तो रोटेशनल, नॉन रोटेशनल लिखा है तो नॉन रोटेशनल। ये सर हो गया आपका रिटायरमेंट वाला प्रोविजन। ये देखो सर इस बार मैंने नोट्स में प्यारा डाला है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रोटेशनल 1/3, उसमें जो 1/3 है वो रिटायर करेंगे। कैसे रिटायर करेंगे सर, फीफो बेसिस पे, मतलब लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस, और अगर सेम डे अपॉइंट हुआ है तो म्यूचुअल अग्रीमेंट से या फिर आप लॉटरी से डिटरमाइन करोगे। सर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में, मतलब ये जो 10 का लिमिट है उसमें आप तीन लोगों को, चार लोगों को इंक्लूड नहीं करोगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो नॉमिनी डायरेक्टर जिसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट किया विच इज सेटअप अंडर एक्ट और पार्लियामेंट, और वो नॉमिनी डायरेक्टर जिसको एलआईसी एक्ट के अंडर अपॉइंट कर रहे हैं। पर सर एक और जना भी नहीं आता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। मैंने ये गड़बड़ किया है यहाँ पे, नॉन रोटेशनल में ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नॉन रोटेशन सर उसको टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड नहीं करोगे आप, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड नहीं करोगे। और ऐसा एक क्वेश्चन भी है आपके क्वेश्चन बैंक में। उसके बाद सर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में कौन जरूर से इंक्लूड होंगे, अगर कोई नॉमिनी डायरेक्टर है जिसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने नहीं भेजा है, या फिर कोई डायरेक्टर 161 में अपॉइंट हो रखा है तो उसको आप इंक्लूड करोगे, लेकिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं करोगे। उसके बाद सर जो डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ है सर वही रिटायर कर सकता है, और सर डायरेक्टर जो 161(4) में अपॉइंट हुआ है कैजुअल वैकेंसी वाला वो भी नॉन रोटेशनल कहलाएगा। और एमडी के एमपी सर रोटेशनल होंगे कि नॉन रोटेशनल वो उनके टर्म्स पे डिपेंड करेगा। उसके बाद सर मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके बाद मैंने क्या कहा, सर आप 152(6) में रिटायर तो कर जाते हो, पर रिटायर करने के बाद तीनों में से कोई एक चीज करना पड़ेगा, या तो तुम रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर दो, या फिर तुम नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर दो, या एक्सप्रेसली रिजॉल्व कर दो कि हम ये वैकेंसी नहीं भरेंगे, हमको जरूरत नहीं है, हम ये वैकेंसी नहीं भरेंगे। तीनों में से कुछ तो भी करना पड़ेगा। अगर नहीं किया ना तो तुम्हारी मीटिंग हो जाएगी एडजर्न। एडजर्न कब के लिए होगी सर, सेम टाइम सेम जगह नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे, बट नेक्स्ट वीक आपका मीटिंग एडजर्न हो जाएगा। उस दिन अगर नेशनल हॉलीडे है तो उसका इमीडिएटली नेक्स्ट डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे उसमें आपको मीटिंग एडजर्न करना पड़ेगा। सर एडजर्न मीटिंग में भी ये तीनों में से कुछ एक करना पड़ेगा। तीनों में से कुछ भी नहीं किया ना तो आपका मीटिंग वापस से क्या एडजर्न नहीं होगा। अब आपका मीटिंग क्या होगा, अब जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे थे ना उनको आप ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट कर दोगे, जो लोग रिटायर हो रहे थे उनको आप वापस ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट कर दोगे। पर सर 5 ऐसे केसेस हैं जहां पे ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होते। उसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था सर, LWR 164 162। सर एल क्या है, लॉस्ट। अगर हमने उनको पहले अपॉइंट करने की कोशिश की थी वो रेजोल्यूशन जो है वो हार गए तो फिर सर उस केस में हम उनको ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होने देंगे। दूसरा डब्ल्यू विलिंगनेस, अगर सर उन्होंने राइटिंग में अपना विलिंगनेस दिया था, अनविलिंगनेस दे दिया कि हम नहीं बनना चाहते तुम्हारी फालतू कंपनी में डायरेक्टर, तो आप उनको ऑटोमेटिक रीअपॉइंट नहीं करोगे। तीसरा सर अगर रेजोल्यूशन लगता है, लॉ में क्लियरली लिखा है OR या SR लगेगा उनके अपॉइंटमेंट के लिए, तो OR या SR लगेगा। उसके बाद सर अगर 164 में डिस्क्वालिफाइड हो गया तो आप कैसे ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट करोगे। और अगर 162 मतलब सेपरेट वोट फॉर ईच डायरेक्टर, अगर ये प्रोविजन एप्लीकेबल है तो आप ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं करोगे। मतलब सर ये 5 केस में ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। LWR 164 162, लॉस्ट, विलिंगनेस, रेजोल्यूशन, 164 162, ये 5 प्रोविजन हो गया। समझा गया तुमको दोस्तों?
अरे बोलो समझा क्या मालिक? हाँ चलो सर अगले प्रोविजन में बढ़ते हैं। अगला प्रोविजन क्या है मेरी बात सुनो सर। ये हो गया आपका पूरा का पूरा सेक्शन 152। अब सर 153 से आपका डिन का प्रोविजन शुरू होता है। एक सुर में सुनाऊंगा खत्म हो जाएगा। मेरी बात सुनो दोस्तों, इस बार मैं आपको इस तरीके से रिवीजन करवा रहा हूं क्योंकि मेरे को और इफेक्टिव लग रहा है ये। बुक से भी रीड कर सकते हो पर एक बार ये पढ़ के देखो सर 152 क्या कहते हैं, 153 क्या कहते हैं। आप एप्लीकेशन दोगे डिन का तो ये इंसान क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिन के लिए एप्लीकेशन देगा इन द फॉर्म DIR 3। सर DIR 3 में आपको पता है नेम एड्रेस बहुत सारे आईडी प्रूफ देने पड़ते हैं, एड्रेस प्रूफ देने पड़े, सारे अटैचमेंट देने पड़ते हैं और उसके साथ साथ उसको वेरीफाई भी करवाना पड़ता है। कौन वेरीफाई करता है? आपके किसी कंपनी का CEO CFO, ये लोग वेरीफाई करके देते हैं। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब ये DIR 3 लेके जाओगे ना तो सबसे पहले सर सेक्शन 154 एप्लीकेबल हो जाता है। अब वो कहता है एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि तुमको डिन नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर सर ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगा 1 महीने के अंदर तुमको डिन देगा या नहीं देगा। अगर तुम्हारा डिन फाइनल हो गया तो वो तुमको डिन नंबर एलोकेट करेगा और तुमको पोस्ट में डाल करके बता देगा कि भैया तेरा डिन एलोकेट हो गया, बधाई हो। सर अगर एप्लीकेशन नंबर देने के बाद उसने चेक किया और उसको लगा कोई डिफेक्ट है या इनकम्प्लीटनेस है तो वो आपको 15 दिन का टाइम देगा। 15 दिन के अंदर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब सर 15 दिन के अंदर क्या हो सकता है, या तो तुमने पूरा रेक्टिफाई कर दिया, अगर पूरा रेक्टिफाई कर दिया तो वो तुमको डिन एलोकेट करके दे देगा। पर सर ऐसा हो सकता है तुमने कंप्लीटली इग्नोर ही कर दिया, तुमने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर कोई एक्शन नहीं लिया ना वो आपके डिन को इनवैलिड करार कर देगा। पर सर अगर आपने क्या किया, आपने पार्टली रेक्टिफाई कराया तो बोलेगा पागल दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा, दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तूने पार्टली रेक्टिफाई किया तो वो कहेगा तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, बहुत हो गया नाटक तुम्हारा, जाओ फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करो। पर सर एक अमेंडमेंट आया है, ये जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है ना ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं होगा अगर आप नेशनल हो किसी फॉरेन से किसी उस कंट्री के जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो आपको वो एप्लीकेशन नंबर जनरेट करवाने के लिए ना नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा। बेटा क्या लेना पड़ेगा? नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्या करवा सकते हो, एप्लीकेशन नंबर जनरेट करवा सकते हो। समझे? समझे क्या? मैं वो जानबूझ के करता हूं, मेरे कंट्रोल में रहती है चीजें अभी तक तो। सर समझे क्या? ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्रोविजन। अब सर मेरी बात सुनो सर, पुट अंडर रीसबमिशन का मतलब क्या होता है? पुट अंडर रीसबमिशन मतलब आपको वापस से डॉक्यूमेंट्स जमा करने, कुछ फ्रेश एप्लीकेशन नहीं फाइल करना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। उसके बाद सर 150 क्या कहता है, एक से ज्यादा डिन लेने के लिए प्रोहिबिटेड हो, एक से ज्यादा डिन नहीं ले सकते। सर 152 और 156 और 157 ट्रांजिशन प्रोविजन है। कहता है आप पहले अगर डायरेक्टर बन गए हो और बाद में आपको क्या मिला है, आप पहले अगर डायरेक्टर बन गए और आपको बाद में अगर डिन नंबर मिला है तो DIR 3B में कंपनी को इंटीमेट कर देना 1 महीने के अंदर अंदर। जैसे ही आप DIR 3B दोगे कंपनी उसके 15 दिन के अंदर अंदर DIR 3C में आगे ROC को इंटीमेट कर देगा। अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो पेनल्टी लगेगा। सर काट दो ये पेनल्टी, एग्जाम में आएगा तो भी मैं मानता हूं इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर एग्जाम में आएगा नहीं। पर मैं बस हिम्मत नहीं रखता ये बोलने का कि एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को लगता है मेरा वीडियो कभी कभी ICI भी देख रहा होता है। सर सेक्शन 158 क्या है, ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट। सर आप जिन नंबर अपने हर रिट में बताओगे, रिटर्न इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर, तुम एक बार बोलो अपने मुंह से, अपने जुफ्त केसरी बोलो, रिटर्न इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर, तुम हर जगह अपना डिन नंबर बताओगे। उसके बाद सर सेक्शन 152 155 156 का कॉन्ट्रावेंशन अगर हुआ तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 50,000 रुपया और हर दिन का 500 रुपया। तो 50,000 रुपया और दिन का 500 रुपया। सर अब ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सर क्या आपका डिन कैंसिल हो सकता है? ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, मेरी बात सुनो। सर क्या आपका डिन कैंसिल हो सकता है या डिन डीएक्टिवेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सर अगर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को या रीजनल डायरेक्टर को कभी भी पता चलता है कि डिन जो है वो डुप्लीकेट हो गया है या आपने डिन को फ्रॉडलेंट मैनर से लिया था, ये डेथ, अनसाउंड माइंड क्या या इंसॉल्वेंट हो गया है, सर इसको याद करने का तरीका है फूडीज। फूडीज FUDDIS। सर एफ क्या है, फ्रॉडलेंट तरीके से लिया है, यू क्या है, अनसाउंड माइंड के हो गए, डी क्या है, एक में डेथ हो गया, एक में आप डुप्लीकेट हो गया डिन उसका, आई क्या है, इंसॉल्वेंट हो गए, और एस क्या, अगर सामने वाले ने डिन सरेंडर कर दिया फॉर्म DIR 5 डाल के। सर क्या डाल के? फॉर्म DIR 5 डाल के डिन अगर सरेंडर हो गया है तो सर जब आप सरेंडर कर रहे हो ना आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि डिन हैज नेवर बीन यूज्ड फॉर फाइलिंग एनी डॉक्यूमेंट, तभी आप सरेंडर कर सकते हो। और उस केस में क्या होगा सर, उस केस में क्या होगा, FUDDIS, उस केस में आपका डिन कैंसिल या डीएक्टिवेट हो जाएगा। सर कभी कभी ना आपने DIR 3 फाइल किया था, मान लो DIR 3 में आपने कोई इन्फॉर्मेशन दे दिया था जो अब रेलेवेंट नहीं है या चेंज हो गया, मान लो आपने डालते हुए जेंडर मेल डाला था, बाद में आपने कुछ करवाया आप जेंडर फीमेल हो गया, तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा सीजी को कि हाँ भाई बदल लिया है जेंडर। तो सर आप कितने दिन में इंटीमेट करोगे? 30 दिन के अंदर बाय फाइलिंग है DIR 6। सर सीजी वेरीफाई करेगा अपने हिसाब से। एक बार वेरीफाई हो जाने के बाद सीजी बताएगा एप्लीकेंट और ROC को भी कि हमने ये चेंजेस कर दिए हैं। उसके बाद सर मेरी बात सुनो,
डायरेक्टर ऑल्सो टू इंटीमेट अबव चेंजेस इन डेन टू कंपनी विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज। आपको 15 डेज ऑफ सच चेंज में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हो गई सर। अब सेक्शन 160 राइट ऑफ अ रिटायरिंग डायरेक्टर, राइट ऑफ अ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। हाँ रहेगा राहुल, तेरे स्पैम करने से मैं चैनल से ब्लॉक कर दूंगा। सुनो मेरी बात सर, मेरी बात सुनो ना सर। सर मैंने क्या कहा, सेक्शन 160 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सेक्शन 160 मेरी बात ध्यान से सुनना। राइट ऑफ अ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। सर अगर ये इंसान है, इसको अगर रिलायंस इंडस्ट्री में डायरेक्टर बनना है तो इसको खुद को एप्लीकेशन देना पड़ेगा या इसके बिहाफ में कोई मेंबर एप्लीकेशन देगा, या खुद एप्लीकेशन देगा या उसके बिहाफ में कोई मेंबर एप्लीकेशन देगा। मेंबर कौन सर, जो रिलायंस का मेंबर है, ये एप्लीकेशन देगा, उसके साथ साथ डिपॉजिट देगा कि मैं कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूं। सर ये एप्लीकेशन आप कितने दिन पहले दोगे, जनरल मीटिंग के कम से कम 14 डेज पहले दोगे। सर ये डिपॉजिट कितना दोगे, आप 1 लाख रुपए का डिपॉजिट दोगे और फिर रिलायंस को दोगे। जैसे ही रिलायंस के पास ये एप्लीकेशन आएगा, रिलायंस लेकर के इसको चला जाएगा मेंबर्स के पास। कैसे भेजोगे सर, आप इंडिविजुअल नोटिस भी भेज देना, साथ में कंपनी के वेबसाइट पे भी डाल देना। पर सर अगर आप इंडिविजुअल नोटिस नहीं भेज पा रहे हो ना, तो न्यूज़पेपर में डाल देना, पर वेबसाइट में तो डालना जरूरी है। इंडिविजुअल नोटिस अगर नहीं भेज पा रहे हो ना, तो न्यूज़पेपर में डाल देना, पर सर न्यूज़पेपर में डालने के बाद भी वेबसाइट में डालना तो जरूरी है। इस तरीके से आप मेंबर को इंटीमेट कर दोगे कम से कम मीटिंग के 7 दिन पहले। अब मेरी बात सुनो सर, ये जो डिपॉजिट आप दे रहे हो 1 लाख रुपए का, क्या ये रिफंड हो जाएगा? हाँ सर ये रिफंड हो जाएगा अगर इस इंसान जिसको हमने नॉमिनेट किया है, जिसका हमने नाम दिया है, या तो वो इलेक्ट हो जाता है या उसको 25% से ज्यादा तो भी वोट मिलते हैं। सर टोटल वैलिड वोट का 25% से तो भी ज्यादा अगर मिलता है तो भी उसके पैसे रिफंड हो जाएंगे। पर सर अब हमारा लॉ का गेम शुरू होता है एक्सेप्शन का। सर डिपॉजिट की बात करते हैं। डिपॉजिट जनरली तो 1 लाख रुपया होता है, पर सर कुछ केसेस में जीरो डिपॉजिट होता है, मतलब नो डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड। पहला अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात कर रहे हो, दूसरा अगर नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी रिकमेंडेशन दे रहा है, और तीसरा जिस कंपनी को एनआरसी एप्लीकेबल नहीं है उस कंपनी का बोर्ड अगर क्या दे रहा है, उस कंपनी का बोर्ड अगर रिकमेंडेशन दे रहा है, तो तीनों केसेस में आपका डिपॉजिट जीरो हो जाएगा। सर कहीं पे डिपॉजिट 10,000 रुपए भी हो जाता है। 10,000 रुपए का डिपॉजिट कहां पे है सर, निधि कंपनी के केस में हमने बोला डिपॉजिट निधि से ज्यादा नहीं ले सकते यार। निधि से कैसे ज्यादा लेंगे, निधि से हम सर 10,000 रुपए लेंगे बेटा, और वो भी अगर तुम्हारा इलेक्ट हो गए या 25% से ज्यादा वोट आ गया तो तुम्हारे पैसे रिफंड कर देंगे। अब सर रिफंड की बात आती है, रिफंड आप इस समय करोगे जब इलेक्ट हो जाए या 25% से ज्यादा वोट मिल जाए। इसका कोई एक्सेप्शन है क्या? अरे बिना एक्सेप्शन के लॉ अधूरा है बेटा। सेक्शन 8 कंपनी में अगर आपका रिफंड जो है, सेक्शन 8 कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दे दिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रिफंड कर सकता है। अगर 25% या उससे कम वोट भी आए ना, तो तू चाहे तो रिफंड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे क्या बेटा? अरे बोलो बेटा समझे क्या? सर डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? सर डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? सर ये पूरा प्रोविजन कवर हो गया। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रोविजन 3 तरह के कंपनीज को अप्लाई नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी, 100% गवर्नमेंट कंपनी और उनके सब्सिडरीज, और तीसरा सेक्शन 8 कंपनी जो बैलेट से इलेक्शन करने के लिए लिखे हुए हैं अपने यूए में। सर 3 कंपनीज को अप्लाई नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और वो सेक्शन 8 कंपनी जो बैलेट से इलेक्शन कर रहे हैं, उनको भी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद सर हमने सेक्शन 161 पढ़ा। सर सेक्शन 161 क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर सेक्शन 161 क्या कहते हैं, 4 तरह के डायरेक्टर के बारे में बात करता है। सर सबसे पहला हो गया एडिशनल डायरेक्टर। ध्यान से सुनना, एक एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। सर 161 सबसेक्शन 1 क्या कहते हैं? मेरे को बुक की जरूरत नहीं है भाई, मेरे को अभी रटा गया है पूरा। मेरी बात सुनो तुम। सर सेक्शन कहता है, बुक कहां है सर आपका? सुनो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरी बात सुनो। सर सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सर एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है? सर लॉ ये कहता है कि अगर एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर दिया गया है, तो एक कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। सर ये एडिशनल डायरेक्टर कोई भी हो सकता है, पर ये ध्यान रखना, कोई बंदा इफ ही फेल्स टू गेट अपॉइंटेड मतलब पहले आपने उसको अपॉइंट करने की कोशिश की थी जनरल मीटिंग में, पर अब अगर वो अपॉइंट नहीं हो पाए ना, तो उसको आप एडिशनल डायरेक्टर मत बनाना, उसके अलावा किसी को भी बना लेना। सर ये एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर क्या रहेगा? सर ये एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर रहेगा अगले एजीएम तक का, या लास्ट ड्यू डेट फॉर होल्डिंग एजीएम, जो भी लास्ट ड्यू डेट है एजीएम रखने का। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ये जो आपने अपॉइंटमेंट करा ना, या बोर्ड मीटिंग से भी कर सकते हो, या रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से भी कर सकते हो। बोर्ड मीटिंग से भी कर सकते हो, या रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से भी कर सकते हो। सर ये हो गया आपका एडिशनल डायरेक्टर। सर एडिशनल डायरेक्टर का इतना ही प्रोविजन है। उसके बाद सर आ जाओ आपके ऑल्टरनेट डायरेक्टर पे। ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है सर? अगर एक कंपनी का जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो अगर इंडिया के बाहर जाता है 3 महीने या उससे ज्यादा, तो कंपनी जो है ना, ओरिजिनल डायरेक्टर के बदले में एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। याद रखना, ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर ओरिजिनल डायरेक्टर का प्रॉक्सी कभी नहीं होता है, कभी भी प्रॉक्सी नहीं होता है। उसके बाद मैंने क्या कहा सर,
उसके बाद मैंने ये कहा कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर क्या रहता है, वो तब तक रहता है जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर लौट नहीं आता या फिर ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर खुद खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये रहता है, इसका टेन्योर तब तक का रहता है। अब सर सवाल ये है कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन नहीं बन सकता? अगर आप कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर हो या फिर आप कंपनी में किसी और के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो, तो दोबारा से आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते। मैंने आपको क्लास में समझाया था कि अगर टाइगर बाहर जा रहा है ओरिजिनल डायरेक्टर, तो एंड्रयू टाटे, काटे कौन, वो दिशा पटनी का नया वाला, वो उसको भी तुम ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना सकते हो, पर वो टाइगर का प्रॉक्सी नहीं है, समझा? वो अपनी खुद की मर्जी से कर रहा है डायरेक्टरशिप। क्या सोच रहे हो तुम लोग? उसके बाद सर मैंने क्या कहा, उसके बाद सर अगर एक ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, तो उसके बदले में जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर आ रहे हैं उसको भी 149(6) का कंप्लायंस करना पड़ेगा। सर इतना ही प्रोविजन है आपके ऑल्टरनेट डायरेक्टर का, और ऑल्टरनेट डायरेक्टर खत्म हो जाता है। पर सर ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर कौन दे रहा है? या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ले लो, या फिर अगर नहीं है ना तो आप ओआर पास करके भी पावर ले सकते हो। अगर शेयर होल्डर ने ओआर पास करके बता दिया तो भी आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकते हो। अब सर उसके बाद मेरी बात सुनो, अब आ जाते हैं नॉमिनी डायरेक्टर पे। सर नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? नॉमिनी डायरेक्टर मतलब अगर आप लॉ के वजह से या अग्रीमेंट की वजह से या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के शेयर होल्डर होने की वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के शेयर होल्डर होने की वजह से आप क्या कर रहे हो, आप अगर कंपनी में एक डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो तो उसको कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। सर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने बोर्ड में लॉ के वजह से या अग्रीमेंट की वजह से या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की वजह से अगर एक डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनी डायरेक्टर। और सर लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कैजुअल वैकेंसी। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एक डायरेक्टर है जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ था, उसका टेन्योर होने के खत्म होने के पहले अगर उसका ऑफिस वेकेट हो जाता है तो उसको कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। और सर ये कैजुअल वैकेंसी को भरेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर कितने दिन के अंदर भरेगा? लॉ में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब तुमको भरना है तो भरो, नहीं भरना है तो मत भरो। अगर तुमको लगता है जरूरी नहीं है तो मत भरना, पर सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भरेगा। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भरने के बाद नेक्स्ट जनरल मीटिंग में तुमको क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर से रेटिफाई करवाना पड़ेगा, शेयर होल्डर से अप्रूव करवाना पड़ेगा। सर ये आपका कैजुअल वैकेंसी का प्रोविजन है। अगर टेन्योर के पहले अगर ऑफिस वेकेट हो जाती है तो कोई बात नहीं रवि, प्रिंट करवा ले बाबा, इतना भी बड़ी बात नहीं है, मेरे को लिखना पड़ रहा है, तेरी भी पढ़ाई है भाई थोड़ी सी, समझ रहे हैं ना? सुनो मेरी बात, अगर आईसीआई कल को अमेंडमेंट निकालेगा तो मैं थोड़ी बेटा तुमको जादू से ऐसा करके दे दूंगा, तुमको मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त थोड़ी सी, सुने ना, समझे ना? प्लीज बेटा थोड़ा सा कर लो ना, प्लीज थोड़ा सा, तुम्हारी भी पढ़ाई है ना बेटा, मेरी जिम्मेदारी है माना, पर तुम्हारी भी तो मुझसे ज्यादा जिम्मेदारी है ना। सर नॉमिनी डायरेक्टर हो गया, कैजुअल वैकेंसी के भी सारे पॉइंट्स कवर हो गए। सर ये कैजुअल वैकेंसी का एक चीज इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पे जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ ये ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? सर ये बचे हुए समय के लिए होल्ड करेगा। किसके लिए? बचे हुए समय के लिए होल्ड करेगा, फॉर द रिमेनिंग पीरियड। जब ओरिजिनल डायरेक्टर अगर रहता तो वो जब तक ऑफिस में बैठा रहता तब तक ये ऑफिस में बैठा रहेगा। दोस्तों क्या तुमको समझ में आया? पर सर एक बात याद रखना, सर सेक्शन 4 में कैजुअल वैकेंसी भरने का पावर दे कौन रहा है? सर यहाँ एओए या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं दे रहा है, यहाँ पावर सीधा सीधा कहां से आ रहा है? लॉ से आ रहा है। कहां से पावर आ रहा है? लॉ से पावर आ रहा है। और एक और बात याद रखना, अगर मैं आपको बात करूं रेजोल्यूशन बाई सर्कुलेशन की, देखो जो बोर्ड मीटिंग में आप अपॉइंट करते हो ना, ये बोर्ड मीटिंग में जो अपॉइंट करते हो ना, तो रेजोल्यूशन हर जगह आरबीसी से पास हो सकता है, लेकिन कैजुअल वैकेंसी भरने की जब बात आई ना तो आपको बोर्ड मीटिंग के लिए मिलना पड़ेगा, आप उसको रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से अपॉइंट नहीं कर सकते। ये दो पॉइंट याद रखना क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में आने के चांसेस रखता है। अब सर उसके बाद 162 क्या कहता है? बहुत आसान है सर, मैं आपको बहुत आसान है, बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा। लॉ ये कहता है कि अगर आप अलग अलग डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो ना, हर डायरेक्टर के लिए आप क्या करो, आप हर डायरेक्टर के लिए अलग अलग रेजोल्यूशन पास करोगे, सेपरेट रेजोल्यूशन फॉर ईच डायरेक्टर। पर अगर आप चाहते हो सारे डायरेक्टर्स को एक ही रेजोल्यूशन से अपॉइंट करना, तो ये रेजोल्यूशन पास करने के पहले आपको एक और रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जिसमें आपको शेयर होल्डर से कंसेंट लेना पड़ेगा कि भाई हम एक मिला करके सारे डायरेक्टर को अपॉइंट करने का रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं। और ये जो आरओ रेजोल्यूशन आप पास कर रहे हो ना, ये यूनानिमसली अप्रूव होना चाहिए विदाउट एनी वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट, तभी जाकर के आप ये वाला मोशन पास कर सकते हो। सर लॉ ने क्या कहा? ये तो मैंने हिंदी में बोल दिया, लॉ ने क्या बोला? एट अ जनरल मीटिंग, सर ये प्रोविजन सिर्फ जनरल मीटिंग में अप्लाई होता है। अ मोशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर देन 2 पर्सन एज डायरेक्टर by a single resolution shall not be moved, एक रेजोल्यूशन में नहीं हो सकता unless proposal to move such a motion has first been agreed to at the meeting without एनी वोट कास्ट अगेंस्ट इट। मतलब पहले आपने वोट्स का पहले एक रेजोल्यूशन मूव कर लिया, उसमें आपने पूछ लिया कि भाई सबको मिला के एक साथ अपॉइंट कर दूं क्या, तो पहला वाला रेजोल्यूशन अगर यूनानिमसली वोट हो गया तो अगला वाला रेजोल्यूशन आप मूव कर सकते हो। पर सर अगर बिना पूछे आपने मूव कर दिया ना तो वो वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। सर याद रखना ये प्रोविजन सिर्फ जनरल मीटिंग में अप्लाई होता है, ये प्रोविजन बोर्ड मीटिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। सर सेक्शन 163 आपको एक बार बस बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार बस सुन लो सेक्शन 163 क्या है। सर सेक्शन 163
क्या कहता है कि आपका, सर मैं समझा बिल्कुल भी नहीं पाऊंगा आपको अभी के रिवीजन में, पर आपको ये एक आपका राज्यसभा का वोटिंग सिस्टम पूरा यहां पे डिस्कस होता है सर। यहां पे मैंने क्या कहा, सेक्शन 163 क्या कहता है, ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये एक मेथड है, ये एक वो मेथड है जिससे माइनॉरिटी शेयर होल्डर को बचाया जाता है। तो सर ये वाला जो प्रोविजन है ना पूरा एक्ट को ओवरराइड करता है और ये कहता है कि एओए में आप ऐसा लिख सकते हो कि अपॉइंटमेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर, मतलब कम से कम 2/3 डायरेक्टर जो है ना दे विल बी अपॉइंटेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में दो मेथड का नाम इन्होंने लिख दिया है सर, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम, और ये जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा ना ये 3 साल के लिए अपॉइंट होगा, और अगर इसकी डायरेक्टर की टेन्योर वेकेट हो जाएगी ना तो उसको कैजुअल वैकेंसी बोलेंगे और 161(4) के हिसाब से भरेंगे। सर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए कंपनी ऑप्ट कर सकती है, और अगर ऑप्ट की तो या तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से या क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम से भरा जाएगा। उसके बाद सर आ जाओ सेक्शन 164 में जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, वीडियो लाइक जरूर कर देना अगर तुमको ये मजा आया ना, वीडियो लाइक जरूर कर देना प्लीज यार, मेरे को बोलना ना पड़े, तुम लोग वीडियो लाइक जरूर कर देना। कर दोगे ना, भगवान मेरी दुआ है हर इंसान जो वीडियो लाइक करे ये वाले चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन में उसको पूरे नंबर देना, पूरे फुल ऑन फुल। चलो अब सुनो सर, सेक्शन 164 क्या है सर, सेक्शन 164 है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। सर डिस्क्वालिफिकेशन में क्या आता है, पहले इंडिविजुअल का पॉइंट आता है सर, कौन कौन से इंडिविजुअल डिस्क्वालिफाइड है, मेरी बात ध्यान से सुनना सर। अगर आप अनसाउंड माइंड के हो गए हो, अगर आप अनसाउंड माइंड के हो गए हो तो आप डिस्क्वालिफाइड हो गए। सर अनसाउंड माइंड मतलब मेरे को राह चलते चलते किसी ने ए पागल बोल दिया तो मैं डिस्क्वालिफाइड हो गया क्या, नहीं सर, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, अनसाउंड माइंड के हो गए हो, या फिर अगर सर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब आपके ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तीसरा क्या है सर, तीसरा क्या है, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी जो है ना पेंडिंग है, अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है, एडमिट होना पेंडिंग है, तो लॉ ने बोला डिस्क्वालीफाई करना, चल बात खत्म कर। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, अगर आप कन्विक्ट हुए हो किसी ऑफेंस के लिए और उस ऑफेंस में इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, मॉरल टर्पिट्यूड हो या नहीं हो, अगर आप कन्विक्ट हुए और कन्विक्ट होने की वजह से 6 महीने या उससे ज्यादा के लिए जेल गए हो, तो जब तक आप जेल से रिलीज होने के बाद 5 साल तक का वनवास नहीं कर लेते तब तक आप डिस्क्वालिफाइड रहोगे। और सर अगर आप जेल 7 साल या उससे ज्यादा के लिए गए हो ना तो आप फॉर एवर डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। क्या कहा सर मैंने, अगर आप किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुए हो और उसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व हो या ना हो, और अगर आप 6 महीने या उससे ज्यादा के लिए जेल गए हो तो आप जेल से रिलीज होने के बाद 5 साल तक डिस्क्वालिफाइड रहोगे। पर अगर आप 7 साल या उससे ज्यादा के लिए जेल गए हो ना तो तुम फॉर एवर डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। उसके बाद सर कोई कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर जो है वो अभी भी फोर्स में है तो आप डिस्क्वालिफाइड हो गए। उसके बाद सर कॉल्स, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर होल्ड करते हो और आपने उसका कॉल का पेमेंट नहीं किया और कॉल का लास्ट ड्यू डेट जो था ना उसके बाद 6 महीने लैप्स हो चुके हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड हो गए। सर यहां पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आप हमेशा पूछते हो, सर ये जो शेयर्स है ये कंपनी के हैं कि कंपनी के अलावा भी कोई शेयर्स है। दोस्तों तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है, एग्जाम में क्वेश्चन इस पे नहीं आता, तुम्हारे और मेरे इंटरप्रिटेशन में फर्क हो सकता है, तो इसका कोई स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं है, केस लॉ भी नहीं है। पर लॉ क्या कहते हैं, अगर तुम कॉल्स में डीले करते हो ऑफ एनी शेयर्स हेल्ड बाय सच पर्सन इन द कंपनी, कोई भी शेयर्स का अगर आप डीले करते हो तो लॉ कहता है अगर 6 महीने लैप्स हो गए ना लास्ट ड्यू डेट से तो लॉ कहता है तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एक और सवाल आता है सर फॉर एवर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कि कुछ पीरियड है, देखो बेटा कुछ पीरियड तो नहीं है तो फॉर एवर ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, उसके बाद मैंने क्या कहा, अगर आप 188 का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो पिछले 5 साल में कभी भी तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। अगर 152(3) में आपके पास दिन नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, और 165 में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर का लिमिट ब्रीच कर चुके हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। सर ये पूरा आपका इंडिविजुअल का डिस्क्वालिफिकेशन है। इसको याद करने का तरीका मैंने क्या बनाया था सर, आईआईएम से कॉल आएगा, कॉल आके तुमको ऑफर देंगे, ऑफर क्या देंगे, इतना बड़ा पैकेज देंगे 188 152 165 का, फिर तुम्हारे मुंह पे कोई पानी डाल के उठा देगा तुमको कि चल बे एग्जाम लिखने जा। पर सर सुनो आईआईएम क्या है, अगर आप इंसॉल्वेंट हो रखे हो, इंसॉल्वेंट हो रखे हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और आपका इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेशन पेंडिंग है। एम क्या है, अनसाउंड माइंड के हो आप। सीएएलसी क्या है सर, सी कॉल क्या है, आपका कोई कॉल्स में आपने अरियर कर दिया है। ऑफ क्या है, ऑफेंस कन्विक्ट किया है आपने या फिर ऑर्डर है ट्राइब्यूनल का। 188 का कॉन्ट्रावेंशन किया है पिछले 5 साल में, 152 में डन नहीं है, या 165 में लिमिट्स ब्रीच कर चुके हो, लिमिट्स ब्रीच कर चुके हो तो लॉ कहता है बेटा तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद सर सबसेक्शन 2 जो है सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट है, ये तुमको भी पता है क्योंकि तुम रिवीजन कर रहे हो। दोस्तों मेरी बात सुनो, ये क्या कहता है, अगर कोई कंपनी है जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर तक फाइल नहीं करता, या फिर एक कंपनी है जिसने अपना डिपॉजिट में, डिबेंचर में और
डिविडेंड में, डिपॉजिट डिबेंचर और डिविडेंड में डिफॉल्ट किया है, और वो डिफॉल्ट को कर रहे हुए 1 साल हो गया है, मतलब 1 साल से वो डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है, तो ये कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स है ना, वो उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते और किसी नए कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। आप 5 साल तक के लिए अपॉइंट नहीं हो सकते किसी भी कंपनी में, रीअपॉइंट नहीं हो सकते सेम कंपनी में, और नई कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते। पर सर अब ये तो डिफॉल्टिंग कंपनी हो गई, अब डिफॉल्टिंग कंपनी में अगर आप कोई नया डायरेक्टर लाओगे ना, तो लॉ कहते हैं 6 महीने तक इसको हम टच भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकता वो 6 महीने तक। इसको 6 महीने तक आप इसको डिस्क्वालीफाई नहीं करोगे, पर 6 महीने के बाद भी इसके कंपनी में 6 महीने के रहने के बाद भी अगर ये डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है ना, तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, अगर आप एक बार डिस्क्वालीफाई होते हो तो आप 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, पर सर जिस दिन डिफॉल्ट किया उसके अगले दिन ही अगर डिफॉल्ट गुड कर दिया तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, 5 साल के लिए तो चुपचाप तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्या तुमको मेरी बात समझी? सर डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? यस सर, यू डिड अंडरस्टैंड, दिस इज द होल प्रोविजन। सर ये आपका पूरा का पूरा प्रोविजन है। सर पर मेरी बात सुनना सर, अगर आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो ना, तो डायरेक्टर को बोला गया है जब भी तू कंपनी में अपॉइंट होता है एक DIR 8 फाइल करना और बताना तू 164 सबसेक्शन 2 में डिस्क्वालीफाइड है क्या। और साथ साथ में अगर कोई डिफॉल्टिंग कंपनी हो जाती है ना, जिसने ये दोनों का डिफॉल्ट किया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, DIR 9 फाइल करना पड़ेगा, DIR 9 फाइल करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर ROC को, और बताना पड़ेगा कि मेरे ये डायरेक्टर है जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। सर 2 फॉर्म की बात किया गया, एक DIR 8 का और DIR 9 का। सर क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है भाई साहब? मैं तो बहुत मजेदार पढ़ा रहा हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है, पर मेरे को नहीं समझ आ रहा है, तुमको समझ आ रहा है क्या? पर मैं इतने सारे प्रोविजन घुस घुस के बता रहा हूं ना कि तुमको क्या ही बताऊं मैं अब। ठीक है सर, मैंने एक पॉइंट नहीं छोड़ा यार, मेरी बात तो सुनो यार, पागल हो रखा हूं, मेरे को रात को 10 साढ़े 10 बजे ही रिवीजन लेना चाहिए। सर तीसरा पॉइंट, मेरी बात सुनो दोस्तों, तीसरा पॉइंट मैंने क्या कहा, तीसरा पॉइंट, अगर एक प्राइवेट कंपनी है ना, सर आप अपने मुंह मियां मिट्ठू कर रहे हो, नहीं यार मैंने कभी किया है क्या आज तक, मेरे को बताओ, आज पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, सारी चीजें बताता हूं मैं आपको। प्राइवेट कंपनी ना सर अगर चाहे तो एडिशनल ग्राउंड्स बता सकती है, एडिशनल ग्राउंड्स बता सकती है कि AOA में एडिशनल ग्राउंड्स जिसके वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ। पर सर ये डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ कौन बताएगा? सिर्फ प्राइवेट कंपनी बताएगी, प्राइवेट कंपनी के अलावा कोई भी नहीं बताएगा। सर ये आपका 164 पूरा का पूरा खत्म हो गया। अगर आप 164 का कुछ कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो पेनल्टी है क्या? नहीं सर कुछ पेनल्टी नहीं है, बात ही खत्म हो गई पूरी। आ जाओ सर 164 के बाद 165 में। सर 165 तो बहुत सिंपल है, आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ, 2 बार लाइक नहीं करना गधे, 3 बार कर देना भले। मेरी बात सुनो सर, सर मेरी बात सुनो सर, 165 क्या कहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कितना होता है, तो लॉ ने कहा बेटा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तू 20 कंपनी में डायरेक्टर बनेगा, और अगर पब्लिक कंपनी उसमें से देखे ना, तो पब्लिक कंपनी सिर्फ 10 होगी। जब तू प्राइवेट कंपनी गिनेगा ना, तो तू डोरमेंट का, जब तू 20 का लिमिट गिनेगा ना, तो तू डोरमेंट कंपनी को एक्सक्लूड कर देना, और जब तू 10 का लिमिट गिनेगा ना, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी इंक्लूड कर लेना जो किसी पब्लिक कंपनी की या तो होल्डिंग है या फिर सब्सिडरी है, या तो होल्डिंग है या फिर सब्सिडरी है, तो दोनों भी प्राइवेट कंपनी को गिन लेना, अगर उसकी पब्लिक कंपनी होल्डिंग है या सब्सिडरी है। मतलब सर अगर एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी कोई सब्सिडरी अगर पब्लिक कंपनी है ना, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी तुम क्या गिन लोगे, पब्लिक के लिमिट में गिन लोगे, और 10 के लिमिट में गिन लोगे, और तब तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप निकालोगे। अब सर एक कंपनी का शेयर होल्डर अगर चाहे ना, अगर एक रिलायंस का शेयर होल्डर चाहे, तो वो SR पास करके अपने डायरेक्टर्स को ये बोल सकता है कि तुम मैक्सिमम 10 और 20 कंपनी नहीं, तुम एक लोअर नंबर ऑफ मैक्सिमम कंपनी में काम करोगे। मतलब वो बोल सकता है मेरा डायरेक्टर तू सिर्फ हमारे अलावा 2 और कंपनी में काम करेगा, ऐसा रिस्ट्रिक्शन तुम SR पास करके लगा सकते हो, तुम्हारा पूरा पूरा हक है। अब सर तुम्हारे लिमिट के बाहर जाकर के अगर तुम काम करोगे ना, तुमने कॉन्ट्रावेंशन किया, और तुमको पेनल्टी कितना लगेगा, 2,000 रुपए पर डे का पेनल्टी लगेगा, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख, टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख का आपको क्या लगेगा दोस्तों, पेनल्टी लगेगा। उसके बाद आ जाओ सर आगे वाले सेक्शन में। आगे वाला सेक्शन क्या है सर, 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। ये तुम्हारी ड्यूटी है कर लेना कि भैया AOA में काम करना, गुड फेथ में काम करना, उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट मत आने देना, गुड फेथ में काम करना, ड्यू डिलीजेंस करना, और लास्ट में क्या पढ़ा सर हमने, अपनी ऑफिस को असाइन मत करना। अगर असाइन किया तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, अगर असाइन किया तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सर असाइन क्यों नहीं कर सकते, वैसे भी तुम्हारी डेथ वगैरह होती है तो तुम्हारी ऑफिस वेकेट हो जाती है, तो तुम असाइन कर भी नहीं सकते, अगर कर दिया तो वॉइड हो गया। अब सर इसका अगर तुम कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो तुमको 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगेगी। बात खत्म, कोई बात ही नहीं थी सर। 166 में छोड़ दो, मैं तो बोलता हूं छोड़ दो, मत छोड़ो यार, ICAI सुन लेगा, पढ़ लो यार। 167 सुन लो सर, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर कुछ है ना, तो वो ये है, 149(6) है वो, पर ये 167 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात सुनो सर, वेकेशन की बात करता है, वेकेशन, आपका ऑफिस वेकेट कब होगा सर, 8 ग्राउंड से वेकेशन की, मेरी बात ध्यान से सुनना सर। सबसे पहला ग्राउंड क्या है वेकेशन का, सर आपका ऑफिस वेकेट हो जाएगा अगर आप 164 में डिस्क्वालीफाइड होते हो। पर अगर आप 164 में 2 में डिस्क्वालीफाइड होते हो ना, तो जो डिफॉल्टिंग कंपनी है उसमें तुम वेकेट नहीं करोगे, उसके अलावा हर जगह वेकेट
कर जाओगे। डिफॉल्टिंग कंपनी में वेकेट नहीं करोगे, उसके अलावा हर जगह वेकेट कर जाओगे। सर आपके बुक क्वेश्चन बैंक में आपको पता है एक ट्यूबलाइट वाला क्वेश्चन है, उसके बाद सर 164 हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा, अगर आप 12 महीने तक लगातार बोर्ड मीटिंग अटेंड ना करो, भले तुमने लीव ऑफ एब्सेंस लिया हो या नहीं लिया हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर 12 महीने तक कंटिन्यूअसली तुमने कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया तो तुम्हारी ऑफिस वेकेट हो जाएगी, खाली करना पड़ेगा। सर अगर 184 के अंदर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया या फिर 184 में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में एंटर किया और आपने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, तो दोनों केस में आप वेकेट कर दोगे अपना ऑफिस। उसके बाद सर मैंने कहा, अगर आप किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुए हो और उसके लिए 6 महीने या उससे ज्यादा के लिए जेल गए हो, या कोई कोर्ट का ऑर्डर आया है जो ऑर्डर फोर्स में है, तो दोनों केस में आप क्या हो जाओगे सर, आपका ऑफिस वेकेट हो जाएगा। सर अगर आप सेक्शन 169 में रिमूव कर दिए गए हो, निकाल दिए गए हो, और लास्ट सर आप डायरेक्टर इसीलिए बने थे क्योंकि तुम एसोसिएट सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी में एम्प्लॉय थे, अब सर तुम यहां पे एम्प्लॉय करना ही सीज कर गए हो, तो यहां पे डायरेक्टर बन के क्या करोगे। सर मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस जियो वाला एग्जांपल दिया था, अगर कहीं और एम्प्लॉय होने की वजह से तुम हमारी कंपनी में डायरेक्टर बन रहे हो, सर तुम जहां एम्प्लॉय थे वहां एम्प्लॉय नहीं रहे, तो हमारे डायरेक्टर बन के क्या करोगे, चलते बनो। ये 8 केसेस में सर आपका ऑफिस वेकेट हो जाता है। पर सर ये दोनों स्पेशल केस है, मेरी बात सुनना, अगर आप ऑफेंस के लिए 6 महीने से ज्यादा जेल गए हो, या अगर आप ऑर्डर पास हुआ है आपके अगेंस्ट कि आप डिस्क्वालीफाइड हो, तो सर इमीडिएटली वेकेट नहीं करोगे, आपको 30 डेज का टाइम मिलेगा। 30 डेज में आप अपील कर सकते हो, अपील का ऑर्डर आएगा, अपील का ऑर्डर आने के बाद भी आपको और 7 दिन का टाइम मिलेगा, मतलब सेकंड अपील में फाइल कर सकते हो आप। पर जब सेकंड अपील का ऑर्डर आ जाएगा ना, ये ऑर्डर फाइनल और बाइंडिंग होगा और इसके बेसिस पे आपको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। सर ये जो अपील वाला प्रोविजन है ना, 30 दिन का 7 दिन का, दो अपील वाला, ये सर 167 में, 164 में ये प्रोविजन नहीं है बाबा, 164 में ये प्रोविजन नहीं है। क्या तुमको समझ आया सर? सर ये आपका 167 था। अब मेरी बात सुनो, आपको अपना ऑफिस वेकेट करने के लिए क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा ना बाबा, जैसे ही अपॉइंटमेंट हुआ, जैसे ही आपने गलती की, वेकेट हो जाएगा। सर क्या बोर्ड इनमें से कोई भी ग्राउंड्स को वेव कर सकते हैं? वेव करना मतलब क्या, क्या ये बोल सकते हैं कोई बात नहीं, 12 महीने अटेंड नहीं किया, हम माफ कर रहे हैं? नहीं सर, बोर्ड ये ग्राउंड्स को वेव नहीं कर सकते। उसके बाद सर मेरे को एक बात बताओ सर, अगर सारे के सारे डायरेक्टर एक साथ वेकेट कर गए तो क्या होगा? तो सर या तो प्रमोटर टेक ओवर करेगा, या फिर सर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा, या तो प्रमोटर ध्यान देगा या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, पर आपका इस तरीके से चलता रहेगा। पर सर अगर आपका ऑफिस वेकेट होने के बाद भी अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपको पेनल्टी लगेगा 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए का, बस सर 2 सेक्शन और खत्म हो गए। थक क्या गए हो, पागल हो गए हो क्या? सर देखो 168 क्या है, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को 168 क्या है सर? 168 टॉक्स अबाउट रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन बहुत सिंपल है सर, अगर एक डायरेक्टर चाहे तो रिजाइन करेगा, कंपनी को नोटिस देगा रेजिग्नेशन का। सर जैसे ही कंपनी को रेजिग्नेशन का नोटिस आएगा, कंपनी 4 चीजें करती है। कितनी चीजें? 4 चीजें करती है। सबसे पहले सर बोर्ड जो है उसका नोट लेगा, एक बार लिख लेगा। दूसरा, बोर्ड अपने वेबसाइट में पब्लिश करेगा। तीसरा, अपने बोर्ड के रिपोर्ट में भी डालेगा, अगला जो भी बोर्ड का रिपोर्ट बनेगा, और साथ में आरओसी को इंटीमेट कर देगा सर 30 डेज के अंदर। सर कौन से फॉर्म में इंटीमेट करोगे? DIR 12, जिसमें तुम्हारा अपॉइंटमेंट हुआ था ना बेटा, तुमने जिसमें कंसेंट भेजा था, उसी में तुम्हारा रेजिग्नेशन भी भेजेंगे, DIR 12 में रेजिग्नेशन भेजेंगे। अब सर उसके साथ साथ अगर रीजन आया तो रीजन बता देना, बट डायरेक्टर कभी कभी सीधा सीधा भी आरओसी को जाके रीजन बता सकता है DIR 11 फॉर्म फाइल करके। सर ये DIR 11 ऑप्शनल है, पर जिस दिन तुमने नोटिस भेजा ना, उसके 30 डेज के अंदर ही तुमको आरओसी को DIR 11 फाइल करना होगा, अगर अगर आप फाइल करना चाहो तो। अगर आप फाइल करना चाहो तो सर, अगर किसी का वेकेट हुआ, अगर किसी का ऑफिस वेकेट हुआ, तो क्या वापस से उसका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं? तुम कर सकते हो, लॉ में ऐसा कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। सर अगर आपका ऑफिस वेकेट हुआ, मान लो क्योंकि आपने 12 महीना बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया, तो उसके तुरंत ही बाद अगले जनरल मीटिंग में आप अपॉइंट भी हो सकते हो। पर आपको करेंगे क्यों अपॉइंट? शेयर होल्डर अपॉइंट थोड़ी होने देंगे आपको। सर वापस आ जाओ, आपको DIR 11 फाइल करना ऑप्शनल है। DIR 11 मैंने आपको क्लास में दिखाया था, उसमें आपको रीजंस बताने पड़ते हैं कि हम क्यों छोड़ करके गए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे सर DIR 11 फाइल करने के लिए आपको DSC लगता है, डिजिटल सिग्नेचर लगता है। तो सर ये फॉरेन डायरेक्टर क्या करेगा? अगर कोई बाहर का डायरेक्टर है, उसकी इच्छा है मेरे को DIR 11 फाइल करना है, तो वो क्या करेगा? सर अगर उसकी इच्छा है ना, तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि DIR 12 फाइल हो गया। अगर DIR 12 फाइल हो गया है ना, तो वो किसी और डायरेक्टर को अथॉरिटी दे करके या किसी CS को अथॉरिटी दे करके अपने बिहाफ में DIR 11 फाइल करवा सकता है। पर सर कब फाइल करवा सकता है किसी और को अथॉरिटी देके? ओनली एंड ओनली इफ DIR 12 हैज बीन फाइल्ड। तो सर अगर एक फॉरेन डायरेक्टर है, तो वो DIR 12 फाइल होने के बाद किसी और को अथॉरिटी देकर के DIR 11 फाइल करवा सकता है। सर इस तरीके से आप अपना रेजिग्नेशन दोगे। मेरे को ये बताओ, रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब होगा? इफेक्टिव होगा जिस दिन आपका रेजिग्नेशन डिलीवर हुआ, या जो डेट आपने नोटिस में मेंशन किया था, विच एवर इज लेटर। जो डिलीवर जिस दिन हुआ, या डेट आपने जो मेंशन किया था नोटिस में, विच एवर इज लेटर। अब सर मेरे को एक बात बताओ, अगर कंपनी
रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने से मना कर दी तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी के एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। सर अगर कंपनी ने आरओसी को फाइल करने से मना कर दिया, डीआईआर 12 फाइल नहीं किया, तो क्या रेजिग्नेशन इंपैक्ट होगा? नहीं सर, रेजिग्नेशन तो उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आपका नोटिस कंपनी को डिलीवर हुआ, या जो इस दिन जो नोटिस में आपने डेट लिखा था, वो दोनों में से विच एवर इज लेटर, उसके बाद सर ये हो गया रेजिग्नेशन का प्रोविजन। उसके बाद सर मैंने आपको बोला, अच्छा रेजिग्नेशन करने के बाद ना तुम अगर मान लो 5 साल के लिए अपॉइंट हुए थे, तुम 3 साल के बाद रिजाइन कर दिए, तो सर ये 3 साल में तुमने जो भी कांड किया था ना, इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। मैंने कांड बोला, के से शुरू होता है, जो भी तुमने कांड किया था ना उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, और तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे। सर समझे? सर उसके बाद सेक्शन 169 खत्म करते हैं। 169 किसके बारे में बात करते हैं? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के बारे में। सर एक डायरेक्टर का रिमूवल कैसे होता है, मेरे को फटाफट बताओ। सर अगर एक डायरेक्टर को रिमूव करना है तो कंपनी को जाएगा स्पेशल नोटिस। सर स्पेशल नोटिस के बारे में कहां लिखा है? सेक्शन 115 में। सर स्पेशल नोटिस, मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों प्लीज। सर स्पेशल नोटिस के बारे में 115 में लिखा है। और स्पेशल नोटिस कौन भेजता है सर? या तो वो मेंबर जिनके पास 1% ऑफ वोटिंग पावर है, या फिर उतने मेंबर जिनके पास 5 लाख तक का पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा है। ये दोनों में से कोई भी मेंबर भेजते हैं। सर आपको पता है मीटिंग के कम से कम 14 डेज पहले नोटिस जाना चाहिए, पर मैक्सिमम 3 महीने पहले नोटिस जा सकता है, उससे ज्यादा पहले नहीं जा सकता। मतलब सिर्फ इतने पीरियड में ही तुम नोटिस भेजना, मतलब कम से कम 14 दिन पहले भेजना, पर 3 महीने से भी ज्यादा पहले भेज करके मत रख देना। इस पीरियड में आप कंपनी को नोटिस भेजोगे कि क्या हम रिलायंस इंडस्ट्री का जो डायरेक्टर है मुकेश अंबानी, उसको रिमूव करना चाहते हैं। सर जैसे ही कंपनी को यह नोटिस मिलेगा ना, कंपनी भेज देगी मुकेश अंबानी के पास, भागते भागते कि मुक्कू भाई हमारा नोटिस आ गया, आपका अभी जाने का समय आ गया है, आपका दोस्त तो गए हो, अब आपके आपके अभी जाने का समय आ गया है। सर मुकेश अंबानी के पास जैसे ही ये नोटिस आता है ना, मुकेश अंबानी के पास दो राइट आ जाता है, एक ओरल रिप्रेजेंटेशन का और दूसरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का। सर और मैं थोड़ा, मेरा गला अटक गया भाई, तुम लोग मैं रुका कि नहीं, तुम क्या सोचने लग जाते हो? सर एक ओरल रिप्रेजेंटेशन, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ओरल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? राइट टू बी हर्ड एट द मीटिंग, वो मीटिंग में जाकर के अपनी बातें बताएगा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? वो एक चिट्ठी लिखेगा, और चिट्ठी लिखने के बाद ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा कंपनी को, और कंपनी को बोलेगा सुनना कंपनी, तू अभी अपने मेंबर को नोटिस भेजेगा ना, तो नोटिस जो भेजेगा, जो तू कम से कम 7 दिन पहले भेजता है, वो नोटिस में लिख देना ना कि मैंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है और वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अटैच्ड है, और तू अटैच करके मेरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी भेज देना ना। तो कंपनी क्या करेगी सर? पूरी कोशिश करेगी इसको भेजने की, पर अगर समय नहीं होने की वजह से आप अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं भेज पाए, समय नहीं होने की वजह से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं भेज पाए, तो ये जो है ना, ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप एनुअल जनरल मीटिंग में रीड आउट लाउड करोगे, मतलब पढ़ के सुनाओगे। पर पढ़ के सुनाने से ओरल रिप्रेजेंटेशन का राइट ऑल्टर नहीं होता, वो फिर भी ओरल रिप्रेजेंटेशन जो है करके ही रहेगा। पर सर अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में उसने गालियां मारी एक दो डायरेक्टर को, तो सर क्या होगा? तो जो अग्रीव्ड पर्सन है ना, जो नाराज लोग हैं, वो लोग जाकर के ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है ना, इट इज बीइंग अब्यूज्ड। क्या बोला मैंने? इट इज बीइंग अब्यूज्ड टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी फॉर डिफेमेटरी मैटर्स। इट इज बीइंग अब्यूज्ड टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी। नीडलेस पब्लिसिटी मतलब जबरदस्ती का राखी सावंत बन रहे हो फॉर डिफेमेटरी मैटर, तो लॉ कहता है सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी के लिए यूज हो रहा है। और वो क्या करेगा? ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल फिर क्या करेगा? ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा कि बेटा तुम्हारा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, ना ही उसको रीड आउट लाउड करेंगे, और तो और जो ये एप्लीकेशन देने का फीस लगा ना, वो भी तेरे को रिम्बर्स करके देना पड़ेगा। तेरे को मतलब किसको? मुक्कू भाई को रिम्बर्स करके देना पड़ेगा। तेरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ना तो भेजेंगे, ना ही तेरे को पढ़ करके सुनाएंगे, और ना ही शेयर होल्डर को पढ़ के सुनाएंगे, और ना ही और तेरे को तो रीइंबर्समेंट भी देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं जाएगा। सर इस तरीके से आप रिमूव करते हो, पर जब रिमूव होता है ना, तो ऑफिस वेकेट हो जाता है। तो ऑफिस वेकेट होते हैं तो दो तरीके से भर सकते हो, या तो जो स्पेशल नोटिस आया था उसी में अपॉइंटमेंट की बात लिखी है, अगर अपॉइंटमेंट की बात लिखी है तो उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट कर दो। अगर उसमें कुछ नहीं लिखा है तो ये रिमूवल को 167 में वैकेंसी माना जाएगा, और 161 सबसेक्शन 4 में कैजुअल वैकेंसी माना जाएगा। अगर कैजुअल वैकेंसी होगा ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, अगर कैजुअल वैकेंसी होगा ना, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो उसको भर देगा। कैजुअल वैकेंसी अगर होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो उसको भर देगा। सर क्या आप मेरी बात समझे? अरे डिड यू अंडरस्टैंड? सर कैजुअल वैकेंसी जो होगा उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर इच्छा होगा तो भर देगा। सर पर 3 डायरेक्टर हमेशा याद रखना जो कभी भी रिमूव नहीं हो सकते। कौन से 3 डायरेक्टर सर? एक तो 161(3) वाला डायरेक्टर, मतलब नॉमिनी डायरेक्टर, एक तो 163 वाला डायरेक्टर, मतलब जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला डायरेक्टर है, और तो सर एक 242 वाला डायरेक्टर। 242 वाला मतलब जिसको ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट किया है, वो कभी भी रिमूव नहीं हो सकता। सर अगर ऐसा हुआ कि कंपनी के सारे डायरेक्टर एक साथ रिमूव हो गए, तो प्रमोटर टेक ओवर कर लेगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई?
ओ भाई साहब, सर सबसे बड़ी बात, सर जब जनरल मीटिंग होगा ना, तो जनरल मीटिंग में रिमूवल के लिए ओआर पास होगा, ओआर पास होगा। पर अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो री अपॉइंट हुआ है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो री अपॉइंट हुआ है, उसको अगर रिमूव करना है ना, तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। सर हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो री अपॉइंट हुआ है, उसको रिमूव करने के लिए एसआर पास करना पड़ेगा। तुमको मेरी बात समझी गया? समझे क्या आप मेरी बात? सर ये पूरा प्रोविजन कवर हो गया, एक बार आप टाइम निकाल करके थोड़ा पढ़ लेना। सर एक पॉइंट और बता दूं, सर आपके रिमूवल के वजह से यू विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ योर सीएफएलओ। अगर आप सीएफएलओ कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस पाने के लिए एलिजिबल हो, तो आपको वो मिल जाएगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सर एक और बात बता दूं, जब आप किसी को रिमूव करवा रहे हो ना, तो रीजन बताना जरूरी नहीं है, रीजन बताना मैंडेटरी नहीं है। ये कहां पे लिखा था सर? एलआईसी वर्सेस एस्कॉट लिमिटेड के केस में लिखा था। कहां पे लिखा था? एलआईसी वर्सेस एस्कॉट लिमिटेड के केस में लिखा था। सर सेक्शन 170 कहता है हर कंपनी को अपने की मैनेजरल पर्सन का और डायरेक्टर का शेयर होल्डिंग मेंटेन करना पड़ेगा। कैश में कितना शेयर होल्डिंग है और को सब्सिडरी में कितना शेयर होल्डिंग है, पूरा एक रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा। सर ये रजिस्टर कहां पे रखोगे? आप रजिस्टर्ड ऑफिस में रखोगे और इसमें सारा डिटेल्स मेंटेन करोगे। सर जब भी कोई नया डायरेक्टर या की मैनेजरल पर्सन आता है या कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग में चेंजेस होता है, तो आप 30 डेज के अंदर क्या करोगे? आरओसी को इंटीमेट कर दोगे। किसको इंटीमेट कर दोगे? 30 डेज के अंदर आरओसी को इंटीमेट करोगे। उसके बाद सर 171 क्या कहता है? ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना बेटा, 171 क्या कहता है? ये जो सॉरी ये जो रजिस्टर होता है ना, ये रजिस्टर शेयर होल्डर के इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा। इंस्पेक्शन करें सर, या तो बिजनेस आवर्स के दौरान इंस्पेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप एजीएम में भी इंस्पेक्शन कर सकते हो। सर एजीएम में भी इंस्पेक्शन कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि ये रजिस्टर को आपको एजीएम के समय उठा करके एजीएम वाले वेन्यू पे ले जाना पड़ेगा। और सर इंस्पेक्शन कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट ले सकते हो, कॉपीज भी मांग सकते हो, और घर भी मंगवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। घर भी मंगवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और सर 172, अगर इस चैप्टर में एक्ट में नहीं, इस चैप्टर में अगर कहीं पे भी हम पेनल्टी लिखना भूल गए ना बेटा, इस चैप्टर में कहीं पे भी अगर हम पेनल्टी लिखना भूल गए ना, तो पेनल्टी क्या होगा? पेनल्टी होगा कंपनी के लिए अलग, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए अलग। 50,000 रुपए पर डे से शुरू होगा, जिनका 500 रुपए पर डे होगा, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 लाख रुपीज। पर आपके ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए मैक्सिमम होगा 1 लाख रुपया। क्या आपको मेरी बात समझ आई? Did you understand or did you not understand, guys? That's it, guys. I hope you enjoyed the revision. I will end the session now. I will see you soon in the next revision. It will take some time. मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट है, पर मैं लाता रहूंगा इसी तरह का रिवीजन आप लोगों के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपने जूनियर्स को हमारे बैच को रेकमेंड करना मत भूलिएगा, ताकि वो कहीं और भटक ना जाए। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। दिस इज सी ए शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ। बाय गाइस, बाय मनन, बाय मुस्कान, बाय मेघना, बाय कौशल, दृष्टि, बाय भविन, बाय। सर वन एक्सप्लेन करोगे? नहीं बेटा भाविन, एक बार फिर से पढ़ लो बेटा आप। विदिशा रिवीजन है बेटा, रिवीजन में एक्सप्लेन कर दिया मैंने, वही बड़ी बात है। एमसीक्यूज बने हुए दिपेन, वो आप ऑलरेडी देख सकते हो। चलो बेटा। नहीं बेटा, रिवीजन हमारा क्लासेस के साथ होगा। यहां मैं देखता हूं ऑलरेडी वीडियोस डले हुए, आप और भी वीडियोस देख सकते हो। चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।